बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज का जो इमिग्रेशन का ये लाइव सेशन है, इसमें आज का जो टॉपिक है वो है यूके का जो जनरल विज़िट वीज़ा होता है, वो क्या होता है। और आप किसी भी कंट्री से अगर आप हैं तो आप अगर यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये है आज का टॉपिक। तो उसमें अगर आपके पास कोई सवाल हो, अगर आप पूछना चाहें कि जी कि हमें यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसको कैसे करें, तो आप मुझे इस आज के लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। और अगर आप अभी नहीं देख रहे हैं ये प्रोग्राम तो उसके बाद अगर आप पूछना चाहें तो आप फिर भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। वालेकुम सलाम सानिया वालेकुम जी। और एक और काम कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे कि नया नया ये मैंने ट्विटर, ये जो क्या कहते हैं इसको, टिकटॉक जो है ये शुरू किया है। अभी मुझे इसकी इतनी सेंस नहीं है, तो आपने अभी तक अगर इसको वो जो सब्सक्राइब करना होता है, फॉलो करना होता है, वो नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोग जो हैं वो भी देख सकें और उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए, आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं कि विजिट दी यूके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर जो है वो वीज़ा, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि जी आपने पूछा है सिटीज़नशिप हाउ लॉन्ग कम। मुझे अब मैं आपको आप मुझे मैसेज कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए, मैं आपको या कॉल कीजिए, मैं आपको उस पर बता दूंगा। आज ये जो इसकी मैंने कल किया था एक लाइव शो, तो उसमें लोगों ने कहा था कि हमें विज़िट वीज़ा की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो मैं मुझे जल्दी से विज़िट वीज़े की इन्फॉर्मेशन दे लेने दें, तो उसके बाद फिर मैं बाकी जो सवालात हैं उसका भी मैं आपसे जवाब दूंगा। जी आप मुझे जानते हो जी, चलें, शुक्रिया जी। जानता हूँ तो अच्छी बात है। जी आपको पता है मैं कौन हूँ? जी आपने तो डराने वाली बात कर दी जी, आपको पता है मैं कौन हूँ। अच्छा, जो यूके का विजिट वीज़ा है वो आप जिसको कहते हैं कि यू कैन विजिट द यूके एज अ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड विजिटर है फॉर टूरिज़्म। आप विजिट के लिए आ सकते हैं, सैर व तफरी के लिए। टूरिज़्म है, बिजनेस है, स्टडी है, कोर्स अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो विजिट वीज़े के ऊपर भी आपको, जब आप उनको अप्लाई करते हैं तो आपको उनको बताना पड़ता है कि आप किस चीज़ की जो स्टडी के लिए जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की हद तक है, जो कि अप टू 6 मंथ से लेके आपको 11 माह तक का जो वीज़ा उसमें इशू कर देते हैं। तो इसमें यह है कि जो विज़िट वीज़ा है उसके ऊपर आपकी जो परमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपको अलाउ करती हैं कि जी आप सिर्फ ये वाली एक्टिविटीज़ ही विज़िट वीज़े पे कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको वही अलाउ होती हैं। अच्छा, सेकंड इसमें ये आ गया है कि आप जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें तो लोग ये समझते हैं कि जी के अगर आप प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे कि जी के आपके पास ये देखिए जी ये आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि जी मेरे पास ये 2 4 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो शायद वो उस प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर आपको वीज़ा दे देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो विज़िट वीज़े का एक क्राइटेरिया है कि विज़िट वीज़े के का एक क्राइटेरिया है, तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि जी आप कौन कौन से उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे, तो तभी ये आपको विज़िट वीज़ा जो है वो देंगे। अच्छा, इसमें आ जाता है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी आ जाती है कि कौन एलिजिबल हैं फॉर द रिक्वायरमेंट, उसमें आता है कि एक तो मेन ये है कि यू विल लीव द यूके एट द एंड ऑफ योर विजिट। जब आपका विजिट वीज़ा ख़त्म होगा, जो जितनी देर का आपको मिला है, ऑब्वियसली मैक्सिमम जो स्टे होता है आपका वो 6 माह का होता है, 6 मंथ्स का। तो उसमें आपको एट द एंड जो है ना, उस वीज़ा ख़त्म होने से पहले आपको लीव करना पड़ता है। उसमें यू आर एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ। अच्छा, ये जो सपोर्ट योर सेल्फ है और एंड योर डिपेंडेंट ड्यूरिंग योर ट्रिप, उसमें ये है कि आपके पास अपनी फंडिंग कितनी है, जिसको हम सादा ज़ुबान में बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। कि आप जो बैंक स्टेटमेंट आप लगाते हैं साथ, वो उसमें वो देखना ये चाह रहे होते हैं कि आपकी उसमें इनकमिंग क्या है और आपकी आउटगोइंग क्या है, कि आपकी इनकम कितनी आ रही है। तो आपको जो इनकम आ रही है वो कहाँ से आ रही है, अगर आप एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें आपको फिर जो आपका एम्प्लॉयर का लेटर है वो आपकी जो सैलरी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपकी अकाउंट टू अकाउंट आ रही है,
वो आपको उसकी डिटेल्स जो है वो साथ में देनी पड़ती है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास कोई सेविंग्स हैं, ऑब्वियसली जिस भी कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई करें, तो अगर आपकी जो सेविंग्स हैं उसको उसका आप एविडेंस दें कि जी ये मेरी सेविंग्स है। स्ट्रेट फारवर्ड टर्म्स एंड कंडीशन, जी स्पीकिंग स्ट्रेट फारवर्ड, जी जी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फारवर्ड ही कोशिश कर रहा हूँ बताने की। तो बेसिक जो विज़िट वीज़ा होता है ये देखने में बड़ा सादा लगता है कि ये बड़ा बेसिक सा वीज़ा है जी, मैंने सैर करने जाना है तो आप उसको अप्लाई करें, लेकिन ये टेक्निकली इतना सादा होता नहीं है। उसकी उसकी जब आप रिक्वायरमेंट पे आते हैं और आप उसके जो जो उसकी कंडीशंस जब आप देखते हैं तो वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो उसको उसमें यह है कि आप, कुछ लोग हैं जो सब बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं कि जी ये देखिए जी मेरे ये बैंक में इतने पैसे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा ये क्लाइंट्स को अपने यही कहता हूँ कि जी आप उसका साथ में उसकी जस्टिफिकेशन भी दें, उसकी रीज़न साथ में लिखें कि जी ये जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है ये कैसे बनी, ये कैसे बनी। वो कैसे बनी से मुराद ये है कि अगर आप मुलाजम हैं, जॉब करते हैं, सरकारी मुलाजम हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय, तो अपना सरकार का, अगर आप सरकारी मुलाजम हैं, तो अगर आप प्राइवेट हैं तो अपने एम्प्लॉयर का वो लेटर साथ में लगाएं। उसमें आपका नाम हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपका उसमें पासपोर्ट नंबर लिखिए, उसमें आप अपनी सैलरी जितनी भी है आपकी वो लिखिए कि जी ये मेरी इस शख्स की जो है ना इतनी सैलरी, वो उसको फिर आप उसकी वो जो बैंक स्टेटमेंट लगाइए। अच्छा, इसमें होता है क्या है कि इफ़ यू हैव अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, तो उसमें आ जाता है कि जी कि क्या स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की जो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हम पाउंड्स में ही मैं बता सकता हूँ आपको। तो उसमें आप जिस कंट्री से भी हैं आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि कौन सी बनती है। जैसे जो विज़िट वीज़ा की फ़ीस है वो 95 पाउंड्स हैं, जो अप टू 6 मंथ का जो है, 6 माह तक का अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फ़ीस आएगी वो 95 पाउंड्स हैं जो है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जिसको कहते हैं जी कि कितना टाइम पहले आप अप्लाई करना चाहिए, जो सवाल है ये कि जी कि कितना टाइम मैं पहले अप्लाई करूँ विज़िट वीज़ा। उसका आंसर ये है कि लेट्स से अगर आप कह रहे हैं जी कि अभी जैसे दिसंबर है नेक्स्ट मंथ, तो उसमें लोग क्रिसमस की वजह से अप्लाई करना चाह रहे होते हैं कि जी कि मैंने क्रिसमस की ब्रेक्स हैं, हॉलीडे है, तो मैंने वो हॉलीडे पे जाना है। तो उसमें ये जो होम ऑफिस की वेबसाइट कहती है, जो आप उसको ख़ुद भी आप विज़िट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो आता है www.gov.uk/standard स्टैंडर्ड विजिटर। वो आप लिखेंगे तो उसमें उनकी जो गाइडेंस है वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आप ख़ुद भी देख सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि अर्लीस्ट यू कैन अप्लाई इज़ 3 मंथ्स बिफोर यू ट्रैवल, कि 3 माह पहले कम से कम आप अप्लाई करें। कि लेकिन यह है कि अगर आप थोड़ा कम भी कर देते हैं तो ऐसा कंसिडरेबल है, लेकिन बेटर यही होता है कि बिफोर टाइम जो है आप ये नहीं कि जी आप अब क्रिसमस 25 दिसंबर को है तो आप कहें जी मैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर वीज़ा अप्लाई कर दूं, और फिर वो आप कहेंगे कि जी उन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया अभी तक। तो ऐसा है, तो उसमें अब 18 दिसंबर से तो वैसी हॉलीडेज स्टार्ट हो जाती हैं, और 25-26 दिसंबर के बाद फिर न्यू ईयर आ जाता है। जी गुड आफ्टरनून आपने लिखा है, जी गुड गुड आफ्टरनून। एंड मैं शायद मेरी नज़र ज़्यादा वीक है, या ये जनाब का नाम मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। आपने ये है आपका माया, MIYABIDRE, माया बिद्री, ये कैसे है जी? आप बताइए, बड़ा डिफरेंट सा नाम लग रहा है। गुड आफ्टरनून लिखा आपने, मेरी तरफ से भी आपको गुड आफ्टरनून। और 12:47 हो चुके हैं। और स्पा हार्ट आपने लिखा है जी गुड आफ्टरनून सर, जी बहुत शुक्रिया, गुड आफ्टरनून। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? जी बिल्कुल आप पूछिए, यस यू कैन। और उसके बाद और इसमें मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, एक तो विज़िट वीज़ा आ गया। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है इसमें इस सवाल है एक के जी कि क्या आप इसमें विज़िट ऑन अ बिज़नेस के जी कि मैं विज़िट करना चाह रहा हूँ लेकिन बिज़नेस ट्रिप के ऊपर कि जी मैं वहाँ पे कोई आपकी बिज़नेस मीटिंग है, उसके हवाले से आप आना चाह रहे हैं। जी आपने लिखा है जी कि हाई सर, इन विजिटर वीज़ा एनी वैल्यू ऑफ डॉक्टर लेटर।
डॉक्टर लेटर डिपेंड करता है कि आप विज़िट वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डॉक्टर के लेटर का आप अगर तो आप खुद अपने लिए अपने से मुराद ये है कि जो शख्स जो हैं वो अप्लाई करना चाह रहे हैं विज़िट वीज़ा, इफ़ अगर तो उनका वो मेडिकल विज़िट वीज़ा है तो मेडिकल की बेस पे वो आना चाह रहे हैं तो देन ऑब्वियसली जो डॉक्टर का लेटर है, जो आपकी फ़ाइल है, जो मेडिकल की फ़ाइल है, डेफिनेट वो वर्क करती है। तो उसमें आपको डॉक्टर का लेटर लेना चाहिए और आपकी जो अपॉइंटमेंट बनी है, लेट्स से अगर आपने यूके की किसी भी जगह पे आपने अपॉइंटमेंट बनाई है तो वो डॉक्टर साहब का लेटर लीजिए, उसमें वो जो उन्होंने आपकी डायग्नोज किया है वो लीजिए सारी डिटेल्स जो हैं। तो फिर उसमें जो आपका कवरिंग लेटर है विज़िट का, उसमें आप मेंशन कीजिए कि क्या वजूहात हैं कि आप वो वाला ट्रीटमेंट पाकिस्तान में या इंडिया में या जहाँ से भी आप हैं वो वहाँ पे आपको क्यों नहीं मिल सकता। और अगर आपको नहीं मिल सकता, इसमें लाजमी नहीं है कि जी वो नहीं मिल सकता तो वो, या मिल सकता है तो आप वो कहेंगे कि जी हम आपको वीज़ा नहीं देंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। ऑब्वियसली प्राइवेट मेडिकल जो है वो उसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वो फ्री तो है नहीं। तो वो इसलिए वो ऐसा इस बेस के ऊपर वो वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करते कि जी कि आपने ये वाला ट्रीटमेंट जो है वो पाकिस्तान से क्यों नहीं करवा रहे हैं आप, तो हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ से मर्ज़ी वीज़ा करवाएं। ये पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब के केस में लोग कहते थे कि जी वो पाकिस्तान से बाहर क्यों ट्रीटमेंट करवाने गए हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करवाते। तो भाई साहब उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनके पास पैसे हैं, वो जहाँ से मर्ज़ी इलाज कराएं, तो पाबंदी तो नहीं है उन पर। तो अच्छा जी, क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट पे मेरे डैड का सरनेम रॉन्ग है, मुझे उनका स्पॉन्सर करना है विज़िट वीज़े का। देखिए, जो उन आपके पासपोर्ट के ऊपर अगर आपके डैड का नाम गलत लिखा हुआ है तो आपके पास वो जो पाकिस्तान फैमिली ट्री एक होता है उस पर आप देखिए, वो क्या है, उसके ऊपर नाम क्या है। फिर जो आपके पासपोर्ट के ऊपर नाम गलत अगर आ रहा है तो उसकी उसकी वो कहाँ तक गलत है, तो उसका भी आप डिक्लेरेशन आप एक बना सकते हैं कि जी कि वो नाम गलत क्यों लिखा गया, या एक्चुअल उसके आपके पास और कोई एविडेंस होंगी। एविडेंस मीन के आपका जो नादरा का कार्ड है, जो पाकिस्तान का बाकी डिटेल्स हैं वो होंगी, जो आपके फादर के साथ जो आपकी फैमिली ट्री के लेटर्स हैं वो कोई ना कोई होंगे। तो इसलिए वो जो फादर का फैमिली ट्री अगर निकलवाएंगे तो उसमें उनके जो बच्चों की डिटेल्स आएगी, उसमें आपका नाम होगा। जो आप निकलवाएंगे उसमें उनकी डिटेल्स होगी। तो वो आप कहीं ना कहीं जो वो चीज़ें जो हैं उसको टैली कर सकेंगे, तो वो ऐसा वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप ये आपका ये पॉइंट है तो आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी इशू। तो आप उस पर उसको कीजिए और डेफिनेट आप उनका स्पॉन्सर जो है अप्लाई कीजिए। अच्छा, आप ये सेकंड कोई सवाल है, ये लिखा है जी कि मोहम्मद सुबहान भाई ने ये मैसेज किया है। उन्होंने कहा जी कि सर समवन सम ऑफ माई हेल्थ इश्यूज वांट टू इनवाइट माई सिस्टर फॉर अ लुक आफ्टर मी एंड माई किड्स, सो प्लीज़ एडवाइस। अच्छा, उसमें यह है कि अगर आपकी जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो अब आपकी हेल्थ के इशू पे डिपेंड करता है कि जो आपकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे और कोई आपकी लुक आफ्टर करने वाला क्यों नहीं है इधर यूके में। तो क्या आपने लोकल अथॉरिटी से आप वो आपने हेल्प ली उनसे कि जी कि मेरी ये हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो मुझे आप कोई केयर दें, आपकी लुक आफ्टर करने के लिए दें। तो वो उसकी भी आपको वजूहत होंगी। सेकंड ये है कि आजकल कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से ओबियसली जो बाहर पहले ही यहाँ पे आपको पता ही है कि इश्यूज़ हैं, तो वो केयर जो हैं वो कम हैं लुक आफ्टर करने के लिए। बाकी तो आप अपनी सिस्टर का बिल्कुल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उनके उनकी जो सिचुएशन है वो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि वो आपकी लुक आफ्टर क्यों करना चाह रही हैं। और सेकंड ये है कि आपको यहाँ पे आपकी लुक आफ्टर करने के लिए और कौन है और कौन नहीं है। तो इन शॉर्ट आंसर इज़ यस, आप उनका विज़िट वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं। वो किसी तरह के अलाउंसेज या केयर अलाउंस या वो नहीं ले सकती क्योंकि वो विज़िट पे होंगी, लेकिन वो यस वो यहाँ आके आपकी लुक आफ्टर कर सकती हैं। अच्छा ओके, ये आपने लिखा है जी कि सर नेम रॉन्ग है। जी सर नेम मैंने वही अर्ज़ किया ना, आप अगर सर नेम रॉन्ग है तो वो ऐसा इतना इशू नहीं है। वो आप यहाँ पे डिपेंड कर रहा होता है, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं, तो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से। अच्छा, आपको आइडिया होगा कि हम लोग पाकिस्तान में जो हमारा जो नाम होता है, हमारा जो लेट्स से मेरा नाम कैसर बारी है तो मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम बारी है, तो उनका जो सेकंड नेम है वो मेरा सर नेम है। तो मेरे आगे जो बच्चे होंगे या बच्चे हैं
वो उन मेरा जो फर्स्ट नेम है वो उनका सर नेम है। तो लेकिन यहाँ पे गोरों में थोड़ा डिफरेंट भी होता है। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि वो इतना बड़ा ये इशू है। तो उसमें सर नेम इज़ंट एनी टाइप ऑफ इशू। तो उसमें यह है कि आप आई थिंक कि आप कवरिंग लेटर में और बाकी एविडेंस में आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जी वेलकम सर। आपने ये एक तो लोगों ने ये इस पे जो है ना, ये टिकटॉक जो है, इस पे नाम लोगों ने पता नहीं क्यों शॉर्ट करके इंग्लिश करके लिखे होते हैं। तो चलिए, अच्छा ये आपका एक सवाल है दोस्त किसी और का। उन्होंने लिखा जी, नेचुरलाइजेशन वाज रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गुड करेक्टर, इज इट फ्रूटफुल टू रीअप्लाई? अगर तो आपका वो करेक्टर की बेस के ऊपर रिजेक्ट हुआ है, तो उसमें आपको देखना ये पड़ेगा कि वो जो करेक्टर था जिसकी वजह से जो भी इशू था उसमें, क्या वो इशू ख़त्म हो गया है? वो कब जो भी जो कन्विक्शन थी वो किस टाइप की थी? वो ड्राइविंग की थी, वो किसी और टाइप का था? वो ये डिपेंड करता है कि वो क्राइम क्या था, उसकी कन्विक्शन क्या थी। तो अभी वो कितना अर्सा हो चुका है उसको, तो उसमें सज़ा हुई थी आपको या वो जस्ट एलिगेशन था? तो वो सारी चीज़ें देख के, तो द आंसर इज़, अगर वो टाइम ख़त्म हो गया हुआ है और इस तरह का कोई पेंडिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली आप यू कैन रीअप्लाई। तो लेकिन ये है कि वो आपको अपनी फ़ाइल के साथ, आई सजेस्ट कि आप जो भी आपके लोकल वकील हों, एडवाइज़र हों, आप उनके साथ बैठ के ज़रा डिस्कस कर लीजिए। तो वो शायद आपको आपकी फ़ाइल के मुताबिक आपको थोड़ा बेटर गाइड कर सकेंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक क्राइम कमिट हुआ है, कन्विक्शन हुई है, तो अल्टीमेट उसका फिर उसका जब टाइम फ्रेम ख़त्म होता है तो उसके बाद राइट तो होता है ना, लोग अप्लाई तो करते हैं। जैसे ये जो कन्विक्शन है गाड़ियों की या ये ड्राइविंग ऑफेंस है, तो उसका भी जब टाइम ख़त्म होता है तो लोग अप्लाई करते हैं जी। अम, अम, आयत आयत डॉट मीर वन, ये आपने लिखा जी, इंडेफिनेट मिले के बाद मिलने के बाद कितने देर बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इंडेफिनेट के बाद आप कह लीजिए कि एक साल आपका नेचुरलाइजेशन का हो गया, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें मेन तो इंडेफिनेट तक का हो गया, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें मेन तो इंडेफिनेट तक का पढ़ देता हूँ, तो उसके बाद ले लूँगा जी कॉल। और एक साल जो उसका आएगा जी। अच्छा जी, ये आज का जो टॉपिक था वो था स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, विजिट वीज़ा क्या क्या है, कैसे अप्लाई करना चाहिए, डूइंग एक्टिविटीज़ पार्ट ऑफ ओवरसीज जो वो उसमें चीज़ें आ रही हैं। और मैंने तो कोशिश की है आपको विजिट वीज़ा के बारे में जो बेसिक एक इन्फॉर्मेशन थी वो अप्लाई कर सकूं। यूज़र यूज़र ये आपने नंबर को लिखा हुआ जी, समथिंग, हाय सर, माय 5 इयर्स बेबी रूल स्टिल है या जा जा नहीं है या नहीं? अच्छा, 5 ईयर रूल नहीं है, वो बच्चों का 7 साल का है गालबन। आप वो 7 इयर्स चाइल्ड रूल है, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा यूके में पैदा हुआ है या बच्चे को यूके में रहते हुए 7 साल हो गए हैं, तो उसकी बेस के ऊपर फैमिली जो है वो अंडर ह्यूमन राइट्स जो है वो लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकती है। तो आई थिंक 7 साल वाले रूल की बात कर रहे हैं जी। या अगर आपके माइंड में कुछ और है, या 5 साल आप शायद जमरानो केस की बात कर रहे हैं, उसमें यह था कि अगर आप का बच्चा यूके में रहते हुए उसको 5 साल हो गए हैं, तो जो सिंगल पेरेंट्स हैं या जो पेरेंट्स हैं या जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे के ऊपर है, वो उसमें अप्लाई कर सकते थे। जमरानों की तो एनीवेज वो डेट गुजर चुकी हुई है, लेकिन ये 7 साल वाला जो रूल है इस स्टिल एप्लीकेबल है। तो आप थोड़ा मुझे डिटेल में अगर आप सवाल भेज देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपकी मर्ज़ी का जवाब दे सकूँ। अच्छा जी, और कोई विज़िट वीज़े का तो मैंने कोशिश की है आपको सारा बता दूँ आपको। तो अगेन वो उसमें यही है कि अगर आप किसी भी जगह से विज़िट वीज़ा फैमिली के लिए अप्लाई करना चाहें, फैमिली आपको विज़िट करना चाहती है, या फैमिली आपको नॉर्मल विज़िट पे आना चाहती है, या आपकी फैमिली में से कोई मेडिकल विज़िट पे आना चाह रहा है, या वो कोई यहाँ पे किसी की कोई डील हुई है कोई बिज़नेस की और वो बिज़नेस विज़िट पे आना चाह रहे हैं, तो विज़िट से रिलेटेड कोई भी वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए मेरी आपको जो एडवाइस है उसमें यह है कि इसको विज़िट वीज़े को आप इतना लाइट ना लें कि जी कि इसको जस्ट एक फॉर्म फिल करेंगे, उनकी फ़ीस पे करेंगे तो वो आपको आपने कहा जी कि यहाँ पे मेरी बहन रहती है, भाई हैं, चचा हैं, मामू हैं, ताया हैं, तो उनके आपने पासपोर्ट की कॉपी लगाई और कहा जी वो स्पॉन्सर हो गया तो वो मैं वीज़ा अप्लाई कर लूँ। देखिए उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें होती हैं, तो मोस्टली जब वो रिफ्यूज़ल आ जाती है, तो जब आप रिफ्यूज़ल के बाद आप सेकंड टाइम अप्लाई करते हैं तो वो पिछला आपका खाता जो है वो भी सारा खुला होता है, तो कुछ उसमें गलत बयानी सम टाइम आ जाती है, सम टाइम आपको पता नहीं होता, तो आप वो मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर चीज़ें लिखी जाती हैं। तो इसलिए बेटर यही होता है कि आप जब भी किसी फैमिली मेम्बर का वीज़ा अप्लाई करें तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा सा देख के, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद अप्लाई करें। बैंक स्टेटमेंट है तो वो सारी चीज़ें, तो मतलब एवरीथिंग जो है उसको प्रॉपरली करें। Sorry, I need to going somewhere. Can you tell me again 5 years kids rule available or not? जी 5 ईयर रूल नहीं है जी, 7 ईयर्स रूल हैं जो मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जो आप जो पूछना शायद चाह रहे हैं, तो आई थिंक इट्स 7 ईयर्स रूल। तो अगर आप 5 साल वाला रूल की बात कर रहे हैं तो वो उसकी जो जमरानो केसेस थे या बाकी जो थे वो उसमें था, लेकिन अगेन अगर आप थोड़ा डिटेल में मुझसे पूछ लेंगे तो शायद मैं 5 साल वाला भी बता सकूं आपको कि वो कौन सा है, क्योंकि उसमें डिफरेंट रूल्स आ जाते हैं। तो वो ये ना हो कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन कोई और प्रोवाइड कर दूं तो आप उसको कुछ और समझें या कोई और शख्स जो है वो और समझें, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो 7 ईयर्स रूल का तो वेरी क्लियर है, जो हर शख्स को आजकल पता है। चलिए मुझे अब इस टिकटॉक वीडियो से इजाज़त दीजिए। तो अच्छा लगा आपसे दोस्तों से बात करके, ये एक रिफ़्रेशमेंट भी हो जाती है गपशप करने के बाद, तो थोड़ा नॉलेज भी मिल जाता है, लोगों की आइडिया भी हो जाता है। तो अगर आपने इसको, मेरे इस अकाउंट को अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी कर दीजिए, दोस्तों को और भी कहिए कि इसको फॉलो करें, तो राब्ते में रहें। अच्छा लगता है ऐसे बातचीत करके। तो लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मैं, चूँकि मुझे अंदाज़ा नहीं है इतना, लेकिन आई थिंक कि जिस वक्त वीडियो फिनिश होती है तो ये या इसको अपलोड करना पड़ता है, लेकिन मैं अपलोड के लिए छोटी छोटी अपनी वीडियोस वो लगा देता हूँ। तो बाकी ये है कि आई थिंक ये जिस वक्त सेशन ख़त्म होगा तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, ये मुझे नहीं, इसका अंदाज़ा इतना मुझे है नहीं। प्लीज़ आंसर मी ऑन वन क्वेश्चन। आपने लिखा है जी, बताइए, पूछिए आप। आप कौन सा सवाल, शायद अगर आपने पहले पूछा है तो वो ऐसे गुजर चुका है, तो मुझे आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो अदरवाइज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको अप्लाई करूँ। अच्छा, ये जो खाली नाम आते हैं वो ऐसे ज्वाइन करते हैं, वो मेरा ख्याल है वो ज्वाइन करने का ऐसे हाथ का निशान आ जाता है। तो मैं ये अभी टिकटॉक जो है ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने नया नया अभी देखा है। तो अच्छा है, ये तो बड़ा मज़े की चीज़ है ये टिकटॉक जो है। तो मेरी तरफ से भी हेलो हाय आप सबको। अम, ये जी आपने पूछा है जी, मैंने लेफ्ट टू रिमेन अप्लाई किया हुआ है सेकंड टाइम। अच्छा, आपने जो सेकंड टाइम अप्लाई किया है वो सेकंड टाइम आपका मतलब है कि आपको पहली एक्सटेंशन जो मिलने के बाद आपने सेकंड एक्सटेंशन के लिए, आई थिंक मुझे लगता है आपकी बात से कि आपने सेकंड एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है जी। और लेकिन 7 मंथ्स हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ, 7 मंथ्स इस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 7 मंथ्स, क्योंकि नॉर्मल 3-4 माह तक रिप्लाई आ जाता है। तो कोविड की वजह से पिछले दिनों थोड़ा डिले था। तो आप ये कीजिए कि एक तो जो जो आपके वकील साहब हैं जिन्होंने आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल की है, एक तो आप उनसे पूछ लीजिए कि उसकी वजह क्या वो दे रहे हैं। तो वो जो आपको वजह दें, अगर आप सेटिस्फाई हो जाएं तो गुड, अदरवाइज़ आप मुझसे दोबारा मुझे मैसेज कर सकते हैं कि वो ये वजह दी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसे ही है या नहीं। सेकंड ये है कि अगर क्या वो एप्लीकेशन फ़र्स्ट डालने के बाद जी मैं आप ही को जो आपने कहा जी मैं क्या करूं, अब मैं आप ही को जवाब दे रहा हूं कि क्या
आपने जब एप्लीकेशन डाली है उसके बाद कुछ कोई डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग थे तो उन्होंने कहा जी आप फलां डॉक्यूमेंट्स दें, फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्स दिया, फिर उसके बाद कोई और चीज़ मिसिंग आई, फिर आपने वो दिया, अगर तो इस वजह से आपको अभी 6-7 माह हो गए हैं तो फिर तो थोड़ा वेट कर लीजिए। और अगर आपने फर्स्ट इंस्टेंस में जो फर्स्ट आपने ही एप्लीकेशन सबमिट की और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिए उनको, तो फिर आप अगर 7 माह से वेट कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। तो क्योंकि अगर पहली एप्लीकेशन वो कह रहे हैं कि जी कि कोविड की वजह से लेट है, जी इट कुड बी कोविड की वजह से लेट है, लेकिन मेरा वही आपसे अगेन मैं पूछूंगा कि क्या आपने जब डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट टाइम सबमिट किए हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक मरतबा चले गए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा, या उन्होंने आपसे कोई और चीज़ पूछ ली है कि जी के आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दीजिए, या आप अगर स्पाउस वीज़े पे थे या आप ह्यूमन राइट्स पे थे तो उन्होंने आपसे मज़ीद कोई चीज़ पूछी, तो उस वजह से भी थोड़ा सा सम टाइम डिले हो जाता है। क्योंकि जब वो कोई चीज़ मिसिंग, लेट्स से अगर आपने एप्लीकेशन डाली, महीने बाद वो आपसे कहते हैं जी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भेज दिए, तो वो इसका मतलब है जो पिछला महीना था ऑब्वियसली काउंट तो होता है लेकिन थोड़ा डिले में आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप जो एप्लीकेशन फाइल करें तो जो आपकी चेक लिस्ट होती है उसको आप प्रॉपर देख लीजिए, जो चेक लिस्ट में वो आपसे चीज़ें पूछ रहे होते हैं वो साथ कोशिश करें कि वो सारी की सारी लगा दीजिए। अगर उनमें से इन केस कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है आपका तो उसकी वजह दीजिए कि क्या है। तो होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। 7 माह हो गए हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अच्छा जवाब भी आएगा। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे और उन्हें कुछ भी नहीं पूछा, उन्हें कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है जी, कुछ नहीं पूछा तो चंगी गल है जी, कुछ नहीं पूछा तो वेट करो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, चंगा जवाब भी आएगा। तो 7 महीने होगा ने तो 2-3-4 हफ्ते वेख लो, नहीं आएगा तो फिर मैनू तुम दोबारा पूछना तो मैं थोड़े बेहाफ ते मैं पूछ लाँगा उन्होंने। अच्छा जी, ये जबी जोबिया जोबिया लोन, ये उन्होंने पूछा जी फैमिली विजिट लिए के लिए, ये ऊपर चला गया, अच्छा मैं नीचे करता हूँ जी इसको। उन्होंने पूछा जी फैमिली विजिट के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पेटेंट के लिए ये एक तो मुझे नज़र कम आता है, एक लोग थोड़ा पता नहीं जल्दी से लिख जाते हैं। अच्छा, फैमिली विजिट के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंने इसी वीडियो में पहले वैसे बताया, मैं आपको जल्दी से दोबारा बता देता हूँ। आपने एक तो रिलेशनशिप जो है आपका उनके साथ, आपने उनके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं कि आपका क्या है, आपका फैमिली ट्री होगा वो लगाइएगा, जहाँ पे आप उन्होंने आके ठहरना है वो उसकी डिटेल्स आप दीजिए। अगर आपका घर अपना है तो वो उसकी कॉपी लगाइए, अगर आपका रेंट का घर है तो उसकी टेनेंसी एग्रीमेंट की कॉपी लगाइए, एक वो साथ में डिटेल्स लगाइए कि जी के कितने कमरे हैं, कहाँ पे वो आके रहेंगी, फिर वो जो आएंगी वो अपना ट्रैवल कॉस्ट कैसे कर रही हैं, उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप साथ में लगाइए। अगर वो जॉब करती हैं या जॉब करते हैं जो जो भी हैं, तो वो अगर उनका कोई एम्प्लॉयर का लेटर है तो वो साथ में अटैच कीजिए। अगर वो अपना प्राइवेट बिजनेस है या प्राइवेट अपना है तो उसकी डिटेल्स दीजिए। बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिफ्लेक्शन होता है कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। तो फिर उसके बाद उनके वापस जाने की वजूहत बताइए कि वो विज़िट यहाँ से करने के बाद वो वापस जाएंगे, यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे, और वो ड्यूरिंग विज़िट यहाँ पे क्या करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है जब आप उनको प्रोवाइड करते हैं तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं जी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, फ़लाँ हो गया, ठीक है, वो इसमें वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको वीज़ा देने के लिए ही बैठे हैं। वो आप उनके कस्टमर हैं, वो आप उनसे एक चीज़ बाय कर रहे हैं तो वो अपनी अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर उनकी डिटेल्स आप उनको दी जाएँ तो वो करते हैं जी, वो इसमें कोई शक नहीं है। ये क्या लिखा जी आपने, मेरा BRC का SMS, मैं नीचे करता हूँ जी, ये मिस हो गया मुझसे। 7 डेज़ में है बात को, 2 मंथ्स हो गए हैं, मुझे नहीं अच्छा से BRC का SMS। अच्छा, वो नॉर्मल थोड़ा सा डिले हो रहा है आजकल चूँकि पोस्ट उनकी थोड़ी सी वैसे लेट निकल रही है, लेकिन अगर आपका सारा कुछ हो गया हुआ है तो एवरीथिंग ओके। अगर आप सिर्फ कार्ड का वेट कर रहे हैं तो आई थिंक उनको कॉल कर लीजिए, कॉल या वो वैसे आप उनको या वेट कर लीजिए, मेरे हाल 2-4 दिन और वेट कर लीजिए, आ जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा डिले हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा थोड़ी चीज़ें डिले तो हैं। तो आजकल वैसे ही कोरोना फिर दोबारा फैल रहा है, लोग लेकिन लोग समझते हैं हमने डबल वैक्सीन करवा ली है तो अब हम बच जाएंगे। आप यकीन कीजिए, मैं इधर ब्रेडफर्ड में हमारा ऑफिस है, लोग आते हैं इधर बताते हैं। मैंने तो ये मैं देखिएगा ना तो ये मैंने ग्लास इस साइड पे मैं दिखाता हूँ आप, ये लगाया हुआ है, ये देखिए ये ग्लास लगाया हुआ है ताकि जितनी बचत हो सके जो है वो करें। और
फिर ये दो दो बॉटल्स जो हैं, ये इसकी हैंड सैनिटाइज़र जो है उसकी रखी हुई हैं, फिर फासला 2 मीटर से ज़्यादा का वो परे करके चेयर्स लगाई हैं। आप यकीन कीजिए इतना ज़्यादा आजकल कोविड यहाँ पे कोरोना बहुत फैला हुआ है और लोग एहतियात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, फासला रखिए, चूँकि हो सकता है हम लोग हेल्थी हों, बच जाएं। जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे बड़े हैं घर में, फैमिली में, चचा ताया, कोई ऐसे लोग होते हैं जो जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, तो उनकी जान को ख़तरे में ना डालें। आप यकीन कीजिए जिस जिस फैमिली में जिसकी जान जाती है वो समझते हैं कि एक इंसानी जान की कितनी अहमियत है, जिसको हम नहीं समझते हैं। जो ज़िंदा है वो समझता है कि जी मैंने शायद ज़िंदा ही रहना है। तो जानी ये जो इंसानी जान है उसकी बहुत अहमियत है, उसकी इज़्ज़त कीजिए, कोरोना से डरिए और लोगों को भी बचाइए प्लीज़। अच्छा, ये आपने लिखा जी, ये सवाल है हिबा जी का कि उन्होंने कहा जी कि फ़ी वेवर एप्लीकेशन किन लोगों के लिए है, इस पे डिटेल से वीडियो बना देना प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं कल इसी पे, मैं वैसे आज भी सुबह से 2-3 एप्लीकेशंस के ऊपर, फ़ीस वेव की जो एप्लीकेशन है उसी पे ही काम कर रहा हूँ। और फ़ी वे के ऊपर जो है आपका आइडिया अच्छा है, इसके ऊपर मैं कल कोशिश करूँगा कि मैं कल इसके ऊपर लाइव हूँ। और आपसे गुजारिश है कि आपने अगर इसको, क्या होता है नोटिफिकेशन होता ही है क्या, वो भी लगा दीजिए ताकि कल मैं लाइव हूँ तो आपको नोटिफिकेशन भी आए और मेरा वादा भी पूरा हो जाए कि जी मैं फ़ी माफ़ी की जो है उसके ऊपर वीडियो बनाई है। अच्छा जी। अ, जो जोबी जी आपने लिखा है कि फादर, अपने फादर मदर के लिए पाकिस्तान से क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान में अ, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं। अच्छा देखिए, उसमें एक दो फैक्टर्स हैं आपके केस में। एक तो ये है कि जो आप पेरेंट्स का अप्लाई करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं, तो उसमें यह है कि उनकी एज फैक्टर आएगी कि वो क्या है, उनकी एज कितनी है और वो क्या, वो जॉबलेस हैं, जॉब कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, वो क्या हैं, वो उनकी आप डिटेल्स लिखिए। और उसमें यह है कि अगर आप उनका स्पॉन्सर कर रहे हैं और आपके पास इनकम क्या है, कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी वो हम यहाँ से स्पॉन्सर कर देते हैं, कि थर्ड पार्टी जिसको स्पॉन्सरशिप करते हैं, लेकिन खुद वो बेनिफिट्स पे होते हैं। तो वो अगर आप खुद बेनिफिट ले रहे हैं तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह पे उनको कैसे मेंशन करेंगे? अगर आपके सर्कमस्टांसिस अपने ठीक हैं, उनका ट्रैवल कॉस्ट आप पे कर रहे हैं, आप उनको रहने सहने का, खाने का, इधर आने का, ट्रैवल का सारा कुछ आप अगर करेंगे तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं और उसकी जो रीज़न है वो कवरिंग लेटर में दीजिए कि जी कि वो उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्यों नहीं है। तो उसके बाद आप अपनी भी साथ में लगा सकते हैं और वो बताइए कि जी ये वो विज़िट करेंगे और यहाँ से मिलने के बाद वो वापस चले जाएंगे। अम, अच्छा, मैंने, मैं पे नहीं कर सकती हूँ, आई हैव 3 किड्स सिंगल। जी आप बिल्कुल, आप ऐसे कीजिए, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको, अगर आपने खुद एप्लीकेशन करनी होगी तो कर दीजिएगा, अदरवाइज़ हमें बताइएगा, हम आपकी जो फ़ीस वेव की एप्लीकेशन है वो फ़ाइल कर देंगे। और आप नहीं अफोर्ड करती हैं तो बिल्कुल वो एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं और आपको कोई ना कोई उसका रिलीफ देंगे कि आपको एप्लीकेशन के लिए। जी मैं, ये आपने पूछा है मोहम्मद सुबहान भाई ने, उन्होंने पूछा जी कि बेस्ड इन ब्रेडफर्ड। जी मैं ब्रेडफर्ड बेस्ड हूँ और BD39AU ऑफिस है। बारी लॉ एसोसिएट, आप अगर गूगल करेंगे तो उस पर डिटेल्स आ जाएंगी। कैसर बारी मेरा नाम है और BD39AU पे हमारा ऑफिस है। बारी लॉ एसोसिएट के नाम से ये बारकर एंड रोड जो है वो आती है, लीड्स रोड के साथ है जी ब्रेडफर्ड में जी। तो ब्रेडफर्ड साडा देसियां दा शहर। तो अल्लाह पाक हम सबको और आपको अपनी हिफाजत में रखे जी, आमीन जी आमीन। बहुत, आप यकीन कीजिए पिछले 2 साल से, ये जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है, इतनी अमवात दाएं बाएं देख ली हैं, अब तो ज़िंदगी से डर लगता है कि किस वक्त किसकी चली जानी है कोई पता नहीं चल रहा। तो ये आप, हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने बहन भाई हैं, जितने दोस्त हैं, जितने रिश्तेदार हैं, उनकी पहले अगर कोई नाराज़गियाँ थी, कोई लड़ाई थे, कोई झगड़े थे, वो उसको ख़त्म करना चाहिए। और आप यकीन करें इतनी करीबी लोगों की मौत भी देखी है कि अब बहुत डर लगता है। और एक काम जो बड़ा अहम है वो ये है कि उनके लिए दुआ करें
और नमाज जो है वो, अगर आप नमाज पढ़ें या जो भी आपका मज़हब है, अपने मज़हब के मुताबिक आप जो है वो इबादत लाजमी करें। मैं तो कहना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि इस तरह की, क्योंकि ये अपने लिए होता है। तो मैंने ये देखिए मसाला रखा हुआ है और ये तस्बीह जो है, मैं जब भी मौका मिलता है और फ़ारग होता हूँ या कुछ और, कुछ लोग बाहर जाकर सिगरेट पी लेते हैं ऑफिस में, चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, मैं ये है कि मुझे मौका मिलता है तो मैं जो है वो तस्बीह कर लेता हूँ। और जो लोग फैमिली में फौत हो गए हैं उनके लिए दुआ कर लेते हैं और अपने लिए भी दुआ करते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है ज़िंदगी अब आज है, 1 मिनट की नहीं है। वो कहते हैं समा 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो हालात अच्छे नहीं हैं इतने, तो इसलिए प्लीज़ कोशिश करें अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, उनको माफ़ कर सकते हैं लड़ाई झगड़ों के बाद तो वो माफ़ कर दीजिए, और अगर उनसे कोई इश्यूज़ हैं उनके तो वो भी ख़त्म कर दीजिए। और जो लोग इधर यूके में रहते हैं उनके बहुत फैमिली मेम्बर्स जो आउटर कंट्री रहते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, कहीं जहाँ पे भी हैं आप, वो फाइनेंशली कुछ लोग अच्छे नहीं होते, उनके हालात इतने अच्छे नहीं होते कंपेयर टू आप पाउंड को कन्वर्ट करते हैं तो वो पैसे आपके थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं। तो कोशिश करें जो बहन भाइयों की आप मदद कर सकते हैं, उनकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीसें हैं, जो उनका राशन पानी है, ग्रॉसरी है, तो ये यही चीज़ें हमें बचाएंगी, अदरवाइज़ तो लाइफ इतनी इजी नहीं है। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, ये पूछा उन्होंने जी, आई हैव अ प्री सेटल स्टेटस, आई विल गो टू पाकिस्तान टू गेटिंग मैरिज। जी मुबारक हो जी, आप शादी करने जा रहे हैं, चलें अच्छी बात है, प्री सेटल स्टेटस है, शादी कीजिए आप। 18,600 अगर आपकी इनकम है तो ज़रूर शादी कीजिए। तो आपको 18,600 आप मिनिमम आपकी वेज होनी चाहिए, जो आपके पास एविडेंस होनी चाहिए, और आपको एडवांस मुबारक शादी की। जिन्हों को पैसे नहीं हो भावें 4 करन, सानू की जी। अम, हाँ अच्छा, आप मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं कि प्री सेटल स्टेटस डजेंट मीन कि आप शादी नहीं कर सकते। होता क्या है कि अगर आप 5 साल से लेस दैन 5 ईयर आप रहते हैं तो आपके पास प्री सेटल स्टेटस होता है, तो आफ्टर 5 ईयर्स जो है आपको सेटल्ड स्टेटस मिल जाता है। तो इसलिए आपको प्री सेटल स्टेटस मिला हुआ है, तो वो आपको देखना होगा कि आपको किस बेस पे मिला। आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप यूरोप साइड से जो है ये प्री ब्रेग्जिट जो था, आप यहाँ पे मूव हुए और आपने किसी यूरोपियन कंट्री से यहाँ आके जो ईयू सेटलमेंट थी, आई थिंक आपने वो ली है। तो उसके बाद आप जॉब करते होंगे, काम करते हैं, तो आप या जो भी आपके सर्कमस्टांसिस हैं, तो आप यस आप शादी कर सकते हैं। अच्छा जी, सुभान भाई बहुत शुक्रिया, आपने लिखा है जी, ग्रेट माशाल्लाह, अल्लाह पाक ब्लेस यू एंड ग्रेट हेल्प जी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको भी खुश रखे, सब दोस्तों को, बहन भाइयों को खुश रखे। और अच्छा लगता है अभी ये, मैं तो खैर अभी ये 10 मिनट 15 मिनट के लिए लाइव हुआ था, ये तो मुझे लगता है ये बड़ी एडिक्शन है ये टिकटॉक जो है, ये तो बड़ा मज़ा आता है इस पे, तो ये इस पे लगे रहे तो हम असी काम की करेंगे। अच्छा, जज़ाक अल्लाह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान से किसी को बुलवाना हो तो कितने पैसे लग जाते हैं? अच्छा, ये पाकिस्तान में बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जी कि पाकिस्तान से वीज़ा लेना है तो कितने पैसे लग जाएंगे। अच्छा, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पाकिस्तान में जितने लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, एजेंट्स जो है ना, जितने जेडे एजेंट होंगे ना, एजेंट से बचें आप जो अगेन मैं बताता हूँ, ये वेबसाइट है इनकी www.gov.uk, होम ऑफिस की अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर बड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि जी आप विजिट वीज़ा जो है कैसे अप्लाई करें। आप उसको फॉलो कीजिए, इतना आसान ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है। आप उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, जो गाइडेंस है, उसको फॉलो करें तो वीज़ा आपको मिलता है। और जो फ़ीस का अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वकील की तो फ़ीस आप जो आपकी डील हो जाए वो लेंगे। तो वैसे जो होम ऑफिस की 6 माह के विजिट वीज़े की फ़ीस है वो 95 पाउंड है, 95 पाउंड है, वो जो भी पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक जो बनता है वो आपको पे करें डायरेक्ट। और बाकी जो है डॉक्यूमेंट्स, उनकी चेकलिस्ट देखिए, डॉक्यूमेंट्स लगाइए, और वीज़ा अप्लाई कीजिए, अल्लाह का नाम लेके बुलवाइए उनको, पाकिस्तानियों को यहाँ पे यूके दिखाएं उनको, और ये भी दिखाएं हम यहाँ पे कैसे काम करते हैं और कितनी लाइफ इजी है, मुश्किल है, क्या है। अच्छा, पाकिस्तान से, अच्छा ये क्या है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लॉयर्स नहीं बोलना है, आपने उस उसका सकती फ्री वेव एप्लीकेशन, इसलिए
बता दें। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप खुद लॉज नहीं करना तो कोई बात नहीं। आप एक तो आपके लोकल जहाँ पे भी आप हैं, आपके आसपास बेशुमार जो है फ्री ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, सिटीज़न सपोर्ट सेंटर टाइप, सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो टाइप, इस किस्म की फ्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप वहाँ पे जाइए, वो आपकी फ्री एप्लीकेशन करेंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप किसी के पास नहीं जाना चाहते तो आप अगर डायरेक्ट भी एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहें तो आप होम ऑफिस की जो वेबसाइट है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो किस तरह की लगती है। ये उनकी आती है वेबसाइट, ये लिखा होगा gov.uk जो है gov.uk, आप लिखेंगे तो वहाँ पे आएगा आपका फीस वेव जो है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन उसकी फिल कीजिए, और जो उसकी चेक लिस्ट है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप बेनिफिट्स कौन से ले रही हैं, आपके बच्चे क्या हैं, कितने आपकी घर का जो बिल है, पानी बिजली सुई गैस यूटिलिटी बिल्स हैं, उसकी आप कॉपी लगाइए। आपको बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगानी होंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब लगा के आप उनको भेजेंगी तो वो आपकी एप्लीकेशन को असेस करेंगे कि क्या आप एलिजिबल हैं कि आपको फ़ीस आपकी जो माफ़ी दी जाए। तो उसमें अगर आप एलिजिबल होंगे तो आई प्रॉमिस यू कि वो आपकी फ़ीस माफ़ करेंगे जी। ये TAMSI 465 थेम्सी थेम्सी बोलते हैं। एक तो यहाँ पे लोगों ने अपने नाम इंग्लिश स्टाइल के कर दिए हैं कसम से कि पता ही नहीं चलता जी। अस्सलाम वालेकुम, आपने लिखा है जी। वालेकुम सलाम टमसी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, और पाकिस्तान से अगर किसी को बुलवाना जी, वही सेम सवाल है, वो पहले भी मैंने बताया कि क्या। अच्छा, शेयर द लाइव वीडियो इनकरेज मोर व्यूज़, वाह जी, बहुत शुक्रिया ये जिन्होंने मुझे, अच्छा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम आप जो देख रहे हैं मेरी इस लाइव वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया, आपको सलाम सल्यूट जी। ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया, आगे आपने शेयर कर दी। अच्छा, ये नीचे आ रहा है 12 न्यू मैसेजेस, इसको ये कैसे मैं करूँ? अच्छा, इसको ऊपर करना पड़ेगा, स्क्रॉल अप एंड डाउन। अच्छा, अम, मैंने अपनी सिस्टर को बुलवाना है जी। आप अपनी सिस्टर को बुलवा सकते हैं, लेकिन आप को दो चीज़ें देखनी होगी। नंबर वन, आप अपनी सिस्टर को क्यों बुलवाना चाह रहे हैं? आप वैसे विज़िट पे उनको करवाना चाह रहे हैं, नंबर वन। सेकंड ये है कि वो यहाँ पे वो वहाँ पे क्या करती हैं, पाकिस्तान से या जिस भी कंट्री से वो वहाँ पे क्या करती हैं, और वो आप उनको क्यों बुलवाना चाह रहे हैं। ये सारी आप चीज़ें आप देखिए, आपको पता होगा आपके सर्कमस्टांसिस का। तो वो जो है आप उनको ज़रूर बुलवा सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इधर के और उधर के जी? जो पाकिस्तान से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिस्टर का जो है उनकी डिटेल्स, अगर वो जॉब करती हैं तो उनके एम्प्लॉयर का लेटर दीजिए। अगर वो जॉब नहीं करती हैं तो फिर वो उनका वो बताइए कि वो हाउसवाइफ हैं या क्या है, मैरिड हैं, तो वो उनके बच्चे कितने हैं, वो सारी डिटेल्स आप कीजिए। फिर सेकंड ये है कि वो आना क्यों चाह रही हैं। अगर उनके पास कोई सेविंग्स है तो सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो लगाइए। बैंक स्टेटमेंट अगर उनकी है तो वो लगाइए। अगर आपकी उनके प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स है वो लगाइए। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से उनका अटैच कर सकते हैं, नंबर वन वो कीजिए। सेकंड ये है कि आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए कि आप यहाँ पे क्या करते हैं। आपकी जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ में लगाइए। वो यहाँ पे आके कितना अर्सा रहेंगी वो आप लगाइए। फिर आप अगर आप वो बताइए कि जी कि वो यहाँ पे आएंगी, विज़िट करेंगी, और उसके बाद इतने से बाद वो चली जाएंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप उनको प्रोवाइड कीजिए। तो 6 माह का जो वीज़ा है वो 95 पाउंड जो है ना उसकी फ़ीस आएगी, तो वो आप उनको पे कीजिए, ऑनलाइन फ़ीस है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मेरी खिदमत की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। अम, अच्छा, आप चमसी जी, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग सम इमिग्रेशन? जी, आप मुझसे रबता कर सकती हैं, बारी लॉ एसोसिएट आप लिखिए, और ब्रैडफर्ड में मेरा ऑफिस है। तो फ़ोन नंबर जो मेरा है वो है 07469259470। 07469259470। ओ, वैसे तो ये जो मेरा यही जो टिकटॉक वाला अकाउंट है उसके नीचे वेबसाइट आ रही है मेरी ना, उस वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे भी आ जाती है। 5 ईयर रूल किट रूल इज स्टिल अवेलेबल और नो? मैं भाई साहब, मैं आपको ऐसे नहीं कह सकता कि अवेलेबल है या नहीं। मैं मुझे देखना पड़ेगा कि आप 5 ईयर रूल्स को कौन सी बेस के ऊपर आप कह रहे हैं। 5 ईयर रूल बच्चों का जो है वो 7 साल का रूल है, 7 ईयर रूल।
5 ईयर का रूल वो डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में, अगर आप सिंगल फादर हैं, सिंगल मदर हैं, तो 5 साल से अगर आप बच्चे की लुक आफ्टर कर रहे हैं तो यस, देन 5 ईयर रूल इज़ यस। लेकिन अगेन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इधर और भी काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो जो लोग देखते हैं इस तरह के प्रोग्राम, टॉक शो, दे नो वेरी वेल इमिग्रेशन रूल्स। हम बाज़ हम एडवाइज़रों से, वकीलों से ज़्यादा उनको पता होता है क्योंकि वो बड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है किसी को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना। सम टाइम वो हर बंदे के इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस हैं। मेरे अगर सर में दर्द है तो मैं, हो सकता है वो एनाडीन खा के ठीक हो जाऊँ, आपको वो माफक ना आए, आप कहेंगे कि जी मैं तो पैनाडोल ही लूँगा। इसलिए जिदी बीमारी वही जाने। वो जिसको जो इश्यूज़ हैं वो बेटर ये होता है कि वो डिस्कस कर ले अपने डॉक्टर से, अपने वकील से, उनको बताया जी कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे सर्कमस्टांसिस के मुताबिक आप क्या एडवाइस करते हैं। तो आई थिंक वो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो विज़िट वीज़े पे जी, आई डोंट वर्क एंड माई हस्बैंड डज। जी आप, अगर आप काम नहीं करते हैं, आपके हस्बैंड काम करते हैं, तो यस, आप हस्बैंड की डिटेल्स दीजिए। ऑब्वियसली वो उनके सन इन लॉ हैं आपकी फैमिली के हवाले से। तो रिश्तेदार हैं तो फिर भी अच्छी बात है, रिश्तेदार नहीं हैं तो फिर भी रिश्तेदार ही हैं, आपके खामन है। तो आप उनकी भी डिटेल्स दे सकती हैं। तो इट्स द सेम थिंग, कोई ऐसा इतना इशू नहीं है। अम, ये क्या है जी, ये डायमंड्स, डायमंड्स जो है वो लिखा है। उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने अपनी खाला को बुलवाना चाहती हूँ। जी आप अपनी खाला को बुलवाइए, आप अपने सर्कमस्टांसिस देखिए, खाला के सर्कमस्टांसिस देखिए, और जी आप विज़िट वीज़े पे आप बिल्कुल उनको बुलवा सकती हैं। तो उसमें आप देखिए कि आपके क्या हालात हैं और उनके क्या हालात हैं, और वो यहाँ आके क्या करेंगी, विज़िट पे आएंगी, उनकी बैंक स्टेटमेंट है नहीं है, आप अगर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो आपके क्या है। www.gov.uk होम ऑफिस की वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जनरल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकती हैं। कोई इश्यूज़ हों तो आप मुझसे, मेरा इस पेज के ऊपर आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकती हैं, तो मैं आपको मज़ीद डिटेल में जवाब दे दूँगा। ये क्या है जी, ये व्हाट्स योर टेक ऑन पोलैंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। ये तो पॉलिटिकल से और इस किस्म की चीज़ें हैं जी, ये मैं, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। अगर कोई इमिग्रेशन का सवाल है तो वो आप पूछ लीजिए। तो अम, कितना देर होगी मुझे इस पे लाइव। उनको बुलवाना चाहते हैं आपके, बट रिफ्यूज़ हो गया है। मैंने उनकी नीस हूँ, मैं अप्लाई कर सकती। अच्छा, एक तो उनका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उसमें आप देखिए कि रिफ्यूज़ल की वजह क्या लगाई है। तो या तो मुझे आप रिफ्यूज़ल की वजह बताइए, फिर मैं आपको बताऊं कि आप क्या करना चाहिए। आपको अपील करनी चाहिए या आप उनका दोबारा अप्लाई कर दें। तो आपको पता होगा, नॉर्मल लोग कहते हैं जी देखो जी साड़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो फलां हो गया। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि जिस बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है उसको पता होता है कि उसका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ, जो उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, कहाँ पे मिस्टेक्स थी, कहाँ पे गलतियाँ थी, कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं उसने दिए, पता होता है बंदे को। बहरहाल उसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि वो रॉन्ग रिफ्यूज़ किया है तो फिर आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो अपील का राइट तो नहीं होता, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए आप उनको प्रोटोकॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप नया एप्लीकेशन डाल दें, लेकिन आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स पहले जो है। अ, अच्छा, ये इस किस्म के कुछ ये फजूल लोग भी आ रहे होते हैं, इनको ऐसे करके डिलीट ही कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं। अ, अच्छा जी, ये इनका आई एम इलीगल, माई बेबी इज़ बोर्न हियर एंड हियर आई एम सिंगल मदर। अच्छा, आप ऐसे कीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपका इशू। तो इसी टिकटॉक के ऊपर मेरी डिटेल्स आ रही हैं, आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकती हैं तो कॉल कर लीजिएगा। आप मुझे मैसेज करना है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपका मैटर। तो लेकिन इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई हम वे निकाल लेंगे। अम, अच्छा, हसन
शहजाद साहब, आपका शुक्रिया, आप देख रहे हैं, आपने मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और दोस्तों को भी बताइए, वो शेयर करें। आपका सवाल है कि कोई ऐसा रूल है अगर आपने 5 years कंप्लीट कर लिए हैं शादी के बाद ब्रिटिश के साथ, ILR हो सकती है जी। 5 साल का तो नॉर्मल रूल है। आपको पहला जो वीज़ा मिला होगा वो 33 months का होगा, जो आपकी सेकंड एक्सटेंशन आई होगी वो 2.5 साल की होगी। तो उसके बाद आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई और इसमें सिचुएशन है तो मुझे नहीं पता कि आप अगर तो आप स्पाउस वीज़े पे आए थे तो आपको पहला वीज़ा तो 33 months का मिला होगा। तो सेकंड आपने जब एक्सटेंशन अप्लाई की होगी तो वो आपका 2.5 साल की होगी। तो 5 साल तो हो गए ना सिर्फ। लेकिन क्या आपकी बात से मुझे लग रहा है कि स्पाउस वीज़े पे नहीं है, आपने UK में आके शादी की होगी ब्रिटिश वूमन के साथ, तो उस उनके साथ आपको 5 साल होंगे शायद। थोड़ा आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा जी। आपने ये पूछा है, ये क्या है जी, SING सन फोर्कन्स, इंग्लिश नाम ही है जी, सिंह सिंह साहब। हाय, वे वेर इज़ योर ऑफिस जी? मेरा ऑफिस है जी ब्रैडफर्ड में है, BD3 में, लीड्स रोड के बिल्कुल पास है जी। अच्छा, आप इसी मेरे इस टिकटॉक अकाउंट के ऊपर ही नीचे मेरी वेबसाइट आ रही है, उस पर मेरा ऑफिस का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल सभी कुछ आ रहा है जी। उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अ, ये जारिक जरखामार जो है, हेलो आपने लिखा है जी, हेलो हाय। अ, और उसके बाद ये एक और मैसेज है, 6 months हो गए हैं, वीज़ा नहीं आया जी। 6 माह नॉर्मल इतनी देर में आ जाता है। आजकल कोविड की वजह से थोड़े काम हल्के हल्के डिले हैं, लेकिन आप स्टिल आप चेज़ कीजिए, अपने वकील से पूछिए कि क्या हालात हैं, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन इंशाल्लाह देर आए दुरुस्त आए, इंशाल्लाह अच्छी खबर आनी चाहिए जो कि आएगी। आप किधर से हैं जी? मैं ओरिजिनली तो पाकिस्तान से हूँ, लाहौर में मैं वकालत करता रहा हूँ, वहाँ का हाई कोर्ट का वकील भी रहा हूँ मैं। थोड़ा सा मैं सरकारी वकील भी रहा हूँ पाकिस्तान में, प्रोसिक्यूटर जिसको कहते हैं। तो आजकल जो है ये मैं ब्रैडफर्ड में हूँ और ब्रैडफर्ड में वकालत करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान का ऑफिस, पाकिस्तान की वकालत भी करता हूँ, यहाँ से भी और वहाँ से भी। अम, अच्छा जी, ये सिमर मैन है जी। मैं लोगों के गलत लेता हूँ, मुझे कोई मारे ना या गालियाँ ना दे, मुझे माफ़ी दे दीजिए। आई हैव इफ़ आई हैव अ लीव टू रिमेन कैन आई अरेंज विजिट वीज़ा, दोबारा पढ़ता हूँ जी। कैन आई अरेंज अ विजिट वीज़ा स्पॉन्सर फॉर माई मदर। देखिए, इस लीव टू रिमेन कुछ लोगों के जहन में होता है कि सिर्फ वो पासपोर्ट, जिस वक्त पासपोर्ट होल्डर हैं तो तभी वो फैमिली के लिए विज़िट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा मैं नहीं ये समझता कि इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ आप पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट होने के बाद ही किसी को बुलवा सकते हैं। अगर आपके सर्कमस्टांसिस अच्छे हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, आपके पास घर है, रहने की जगह है, आप अफोर्ड करते हैं, या वो जो आ रहे हैं आपके पास विजिट पे वो अफोर्ड करते हैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप उनको फैमिली मेम्बर्स को बुलवाइए, आप वो आएंगे, और ऐसा कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अप्लाई कर बिल्कुल कीजिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनेट एंड नेशनैलिटी? देखिए, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ये होता है कि आपके पास इंडेफिनेट स्टे है, आपको अब UK में होम ऑफिस से बार बार आपको वीज़ा एक्सटेंड कराने की ज़रूरत नहीं है। इंडेफिनेट है तो आप, एक तो ये आ गया कि आपके पास इंडेफिनेट लीव है, लेकिन आप आउटर कंट्री जा सकते हैं, लेकिन आपको विद इन 2 years जो है वो वापस आना पड़ता है आपके पास इंडेफिनेट। तो नेशनैलिटी का मतलब है कि आपके पास पासपोर्ट है इनका, आप ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश पासपोर्ट के बाद आप जहाँ पे मर्ज़ी आए जाएं, वो आपको एक तो इंडिपेंडेंट है, आप आज़ाद हैं, और आप जब चाहें वापस आ सकते हैं। इंडेफिनेट के बाद ये है कि आप UK की इमिग्रेशन से आज़ाद तो होते हैं, लेकिन आपको किसी और कंट्री में जाने के लिए वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है, जहाँ पे भी आप जाएं। लेकिन नेशनैलिटी के बाद आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या बाकी तरफ है, तो वो पासपोर्ट दिखाते हैं तो वो चले जाते हैं। ये इसमें मेजर जो डिफरेंस है वो ये फ़र्क आ जाता है जी।
जी बहुत शुक्रिया। ये मेरे दोस्त ने अभी मुझे फॉलो किया है, सिंह साहब ने। ये इसमें मुझे आपके नाम से मुझे लग रहा मेरे तुसी मेरे पंजाबी भरा हो, लेकिन मैनू नहीं पता लगे जी। अम, अच्छा, आपने ये पूछा है कि जी बैंक स्टेटमेंट की वजह से उनके नाम पे बैंक अकाउंट नहीं। अच्छा, वो आप गालबन वो आपसे पहले जब वो ये आपने कहा जी कि वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से गालबन उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ। उसमें बैंक स्टेटमेंट की वजह से, खाली अगर बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिफ्यूज़ हुआ है तो बाकी अगर उनके सर्कमस्टांसिस ठीक थे तो आप, आई थिंक इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर। आप मुझे उनका रिफ्यूज़ल लेटर अगर आप भेज सकते हैं तो आप, ये टिकटॉक अकाउंट पे मेरी नीचे वेबसाइट है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा वहाँ पे, या मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए उनका रिफ्यूज़ल लेटर। तो मैं आपको, मैं बताऊंगा कि आप वो क्या है वो सारा ना। मुझे थोड़ा, खाली आपने बैंक स्टेटमेंट का लिखा है तो थोड़ा मेरे लिए हैरत है थोड़ी सी। लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे काफ़ी वो भेजिए, मैं आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, ये क्या है जी, व्हाट जी व्हाट इज़ दी वकीला नो वाह पिया की लिखा है जी, इंग इंग ठोपैक, ये क्या है जी, लिखा है कि जिन्ना वाह इन्ना वकीलों नाल वाह पिया है। अच्छा जी, पर मैं हल तुम कहना चाह रहे हो कि जिन्ना वकीलों ना वाह पिया ना, अल्लाह वकीलों ना वाह ना पावे। कहते जी दो बंदियां दे नाल, तीन बंदियां ना कदी वाह ना पावे, एक डॉक्टरां ना, एक वकीलों ना, ते एक पुलिस वालियां ना। ते लेकिन ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵकील भी डरते हैं तो पुलिस भी डरती है तो डॉक्टर भी डरते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, हर बंदा अपना काम कोशिश करता है कि ईमानदारी से करे। और ये इसीलिए हम लोग इस तरह के मुल्कों में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है जी, वकीलों ਨਾਲ जिन्ना वाह घट पवे तो पुलिस वालियां ਨਾਲ उन्ना ही चंगा है। Can I bring my 50 plus years old sister from Pakistan as left alone in Pakistan after my uh, both died? अच्छा जी, आप 50 साल 50 सिस्टर, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उनके सर्कमस्टांसिस देखिए कि वो क्या करती हैं, वहाँ पे अलोन है। और उनका आप, अगर आप उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं टू टाइप से, एक इमोशनली आप उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, एक आप उनकी फाइनेंशियली अगर आप लुक आफ्टर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आप उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियली लुक आफ्टर से मुराद ये है कि आप उनको पैसे आप ही भेजते थे, उनका खाने पीने का आप बंदोबस्त करते थे, सारी चीज़ें आप फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट थी आपके ऊपर, तो आप उनका अप्लाई कर सकते हैं। कैश मनी खुद खुदा द खौफ, खुदा कैश मनी खुदा द खौफ, हाँ कैश मनी तो वाकई मनी, मुझे जो समझ आई है आपकी बात से लगा है कि पैसा जड़ा ना वो चंगी चीज़ नहीं। जी ये मेरे एक और भाई ने डच इट शेयर दी लाइव वीडियो, जी आपने शेयर किया, आपका बहुत शुक्रिया। ये हाँ, ये मुझे समझ नहीं है आपकी बात की है, कैश मनी खुदा दा खौफ तो ब्लैक और कर देने ने, ये को मुझे पता नहीं चला। प्लीज़ अगर आप कोई रेलिवेंट सवाल है तो आप पूछ लीजिए। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਰੋ। अच्छा, सैलरी कैश लेंदे ने ते रसीद नहीं देंदे, लेंदे ने, तुसी पंजाबी हो मन लगता। अच्छा, वो पाकिस्तान में आप कह रही हैं या कह रहे हैं कि जी को पाकिस्तान में कैश पैसे लेते थे, रसीद नहीं देते। तो देखिए, फिर वो कैश पैसे लेते थे तो उनकी बैंक स्टेटमेंट या उनका कोई ना कोई एविडेंस तो आपको देनी पड़ेगी ना कि जी कि वो कैसे पैसे आते थे, क्या मामला थे। तो उसके बाद ही फिर वो एविडेंस तो देनी पड़ेगी, जिस वो एविडेंस के बगैर तो काम नहीं चलेगा। रजवान रजवान असलम साहब, असलम मुझे लग रहा है जी। आपने कहा भाई मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे जी। मैं बिल्कुल माजरत खा हूँ रजवान भाई, वो चूँकि नया नया टिकटॉक शुरू किया है, मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता, मैसेजेस ऐसे आते हैं निकलते जा रहे हैं। तो मैं वो पीछे बहुत ज़्यादा, मैं बिल्कुल, मुझे माफ़ी मैं चाहता हूँ। मुझे अगर आप दोबारा लिख दें इधर सवाल, उसी को कॉपी करें पेस्ट कर दें, मैं अभी सामने स्क्रीन देख रहा हूँ। तो मैं ये रिजवान साहब का सवाल जो है मैं जवाब लाजमी देता हूँ, मुझे चूँकि वो निकल गया है मेरा ख्याल है ऊपर कहीं ना। अ, अच्छा, ये
मोए ढोंसा, ये इन्होंने सवाल किया है जी कि हाउ मैनी ईयर्स इन द यूके टू ऑटोमेटिकली बी एलिजिबल फॉर ब्रिटिश। देखिए ऑटोमेटिकली तो ब्रिटिश चाहे आप सारी ज़िंदगी भी डालें तब भी नहीं होते, एक प्रोसेस है जिसको अडॉप्ट करना पड़ता है। एक जो बंदा 10 साल के रूट के ऊपर है वो 10 ईयर्स के बाद ILR लेगा, फिर उसके बाद वो ब्रिटिश नेशनलिटी की तरफ जाएगा। अगर कोई स्पाउस वीज़े पे है, कोई बिजनेस वीज़े पे है, मतलब हर वीज़े की का एक टाइम फ्रेम है, हर वीज़े के एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो उसके बाद वो जो है ना वो ब्रिटिश पासपोर्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली और डायरेक्टली तो जितना मर्जी आप डालें वो नहीं है, लेकिन एक एक हर वीज़े का एक टाइम है। अ, मेरी अगर आप अगर आप फादर को बच्चों के बिहाफ पे वीज़ा नहीं लेकर देना चाहिए हो तो क्या किया जाए? अगर आप फादर को बच्चों के बिहाफ पे वीज़ा ना लेके देना चा, चाहे हों तो क्या किया जाए? मुझे सवाल की समझ नहीं आई कि अगर आप फादर को बच्चों के बिहाफ पे, मतलब मुझे, मतलब आपका मतलब ये है, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि आप कहना चाह रही हैं कि जो बच्चों के बाप हैं आप नहीं चाहती कि उनको बच्चों की वजह से उनको वीज़ा मिले। तो उसमें डिपेंड करेगा कि क्या सरकमस्टांसिस हैं, क्या वो बच्चों की बेस के ऊपर वो अप्लाई कर रहे हैं क्या। थोड़ा थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ऐसा जितनी समझ नहीं आई, मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाह रहा हूँ। आप मुझे मैसेज कर लें अगर, या कॉल कर लीजिए प्लीज़, तो मैं आपको डिटेल में आपकी बात, असल बात सुनने के बाद आपको असल जवाब दूंगा मैं। इफ़ समवन वांट्स टू कॉल अ पर्सन एज अ केरर, जी बिल्कुल, आप केरर के लिए केरर रूल जो हैं आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आप अगर बेनिफिट वाले पेज के ऊपर आएँ, यूनिवर्सल क्रेडिट के पेज पे आएँ, तो वहाँ पे केरर की सारी डिटेल्स आई थी कि हु कुड बी अ केरर, केरर कौन हो सकता है, केरर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको केरर यहाँ से क्यों नहीं मिल रहा, आपने क्या यहाँ पे अप्लाई किया था केरर के लिए। यूके में अगर आपको केरर नहीं मिल रहा उसकी क्या वजूहत हैं। जैसे पिछले दिनों मेरा एक क्लाइंट था, तो उनका केरर का इशू ये थे कि वो कुछ और उनके रिलीजियस इश्यूज भी थे, लेकिन वो उनकी बहू जो थी, उनकी डॉटर इन लॉ, वो साउथ अफ्रीका से गालबन यहाँ पे आई थी, तो उनको उन्होंने केयर किया था। तो इस ऑल डिपेंड्स आपके अपने जो ओन सर्कमस्टांसिस हैं कि उसके ऊपर बनता है कि वो क्या है। लेकिन केरल वीज़ा आउटर कंट्री इतना इजी नहीं होता वैसे, लेकिन आपके हालात पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, ये इन्होंने पीकी ब्लाइंड्स उन्होंने कहा जी कि सलाम सर, 10 ईयर फैमिली रूट कंप्लीट करने के बाद कितना टाइम वेट करना पड़ता है नेशनलिटी के लिए? देखिए 10 ईयर्स के बाद रूट 10 ईयर्स पूरे करने के बाद आपका ILR आ गया, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो उसके बाद फिर 1 साल के बाद आप नेशनलिटी नेचुरलाइजेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। तो बस आपने 10 साल पूरे कर लिए, बस वो जो असल पीरियड था वो तो आपने गुजार लिया, मुबारक हो आपको। तो जी बहुत शुक्रिया। ये कुछ और मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे अभी फॉलो किया है, आपका बहुत शुक्रिया। और ये खालिद साहब आपने भी किया है, और ये शाइस्ता जी आपने भी अभी फॉलो किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये रिजवान साहब का कोई मैसेज था वो मुझसे मिस हो गया, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि उनकी बात से लगा है कि वो नाराज़ हुए हैं मुझसे कि मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने माजरत भी की है कि जी वो मैं नया नया टिकटॉक शुरू किया है, मुझे अभी पता नहीं चल रहा, मैसेजेस ऊपर निकल जाते हैं। तो वो मुझे दोबारा अगर कर देंगे तो मैं उनके सवाल का जवाब दे दूंगा। ये जाहिद हुसैन साहब ने कहा जी आज यू मैरिड। जाहिद साहब बड़ा औखा सवाल पूछ लिया जी तुसी। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ, ਏਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। कि जी ये मुझे इन्होंने फॉलो किया जी, बहुत शुक्रिया। मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शेयर भी करें ताकि मुझे और भी फॉलोअर्स जो हैं वो मिल जाएं, ताकि आपसे गपशप का एक बहाना रहेगा, तो अच्छी बातें जो हैं वो भी होती रहेंगी। और इसी बहाने ये बड़ी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट है। अगर अगर हम सोशल मीडिया को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। कुछ लोग नेगेटिव यूज़ करते हैं, वो बड़ा नुकसान होता है, जिसकी वजह से ये टिकटॉक या इस किस्म के सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ लगी रहती हैं। आई थिंक इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें। अभी बड़ा पॉजिटिव है ये, अभी मैं पता नहीं कब से घंटा हो गया मुझे, तो बड़ा पॉजिटिव यूज़ है। लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लोगों की बातें सुन रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें शेयर हो रही हैं एक दूसरे के साथ।
तो आई थिंक इज़ क्वाइट गुड। जी लाडू, LADOO, लड्डू या लाडू जो भी है 1080 जी, लड्डू और लाडू दोनों ही नाम बड़े ज़बरदस्त हैं। मेरे पास इंडेफिनिट है, क्या ज़रूरी है नेशनलिटी लेने लेने नेशनलिटी लाना या रहने के लिए? अच्छा देखिए, अगर आपके पास ILR है तो उसके बाद इंडेफिनेट आपको हो चुका है, अभी आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है, तो नेशनलिटी की गाइडेंस ऐसा जो उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट आपका आएगा, आप उसके बाद जो पिछला आपका जो भी टाइम पीरियड आया वो आएगा, ILR के डॉक्यूमेंट्स आएंगे। आप मज़ीद डिटेल पढ़ना चाहें तो www.gov.uk की वेबसाइट पे बड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है नेशनलिटी के लिए, वो भी आप पढ़ सकती हैं। तो ऐसा जितना सख्त क्राइटेरिया नहीं है उसमें, आप के जो आपका पास था वहाँ यहाँ का वो आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अच्छा, और सेकंड ये है कि वो आपको आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और वो बाकी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आलू गोभी जी आपने लिखा है योर टाई इज़ टू टाइट। नहीं नहीं, टाइट टाइट नहीं है जी, बड़ी लूज़ है। ये देखिए सारा जो है ना बड़ा लूज़ है। वो मैं चूँकि मोबाइल पे हूँ तो इसको मैं क्लोज करके पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो उस वजह से एलो थोड़े कहते मैं होटल ही कर देना जी। तो कोई टाइट नहीं है जी, एलो बड़ी बहुत बहुत ढीली है, लेकिन वो ऐसे करके ना थोड़ी इसमें पर्सनैलिटी डैमेज ही लगती है फिर ऐसे। तो चलिए फिर भी ऐसे मैंने कर दिए, ठीक है जी आपके कहने पे। आलू गोभी से मुझे आपने आलू गोभी का पराठा याद करा दिया जी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी, सलाम। अब आलू गोभी जी, मुझे आपने आलू गोभी खिलानी है, आलू गोभी का पराठा ना, आलू गोभी मिक्स करके पराठा, क्या बात है। सलाम, मैंने अम्मी का वीज़ा अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है? जी वालेकुम। और अम्मी जी का जो आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल कीजिए। ये 2-3 फैक्टर्स हैं उसमें, देखिए अम्मी जी की उम्र कितनी है, और एज फैक्टर आएगा, फिर क्या उनके जो हस्बैंड हैं आपके फादर जो हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट अगर है वो, या आपकी अम्मी की बैंक स्टेटमेंट है वो, उसकी डिटेल्स जो आएगी वो। और सेकंड ये है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्या आपका घर अपना है, रेंट का है, लीज है, जो भी है उसकी आपको डिटेल भेजनी पड़ेगी। आप उनका स्पॉन्सरशिप आपकी तरफ से आएगा, वो ट्रैवल कॉस्ट जो है वो कौन यूज़ करेगा, वो यहाँ पे विज़िट करेंगी, विज़िट करके वापस चली जाएंगी, इस किस्म की एश्योरेंस आपको देनी होगी। तो आप बिल्कुल जो है अम्मी जी का वीज़ा अप्लाई कीजिए, और इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप अप्लाई कीजिए और इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ ही आपसे आएगी, क्योंकि आप एक नेक काम करना चाह रहे हैं, अपनी अम्मी जी को अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो। तो जी ये कौन कुंदर जी ने लिखा जी, ਹੈਲੋ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਵਾਵਾ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ बड़ा अच्छा लगे जी। मेरा चैनल भी सबसक्राइब करना, तो अपना भैन जी कदी कदी मैं चाहना पंजाबी दे मेरे ज़्यादा लोग मैंने शामिल करन पंजाबी दे विच भी प्रोग्राम करिया करिए, तो पंजाबी का तो एक अपना ही बड़ा मज़ा है। मैं एक वैसे टॉक शो करना होना सा पहले पंजाबी बैठक ना, तो वो मैं फिर बंद करता। लोग मैंने कई कहते सी कि जी तू वकील है यार, तू की पंजाबी का करना। तो पंजाबी का सी कि आओ सज्जनों रल मिल बैठिए तो अपने दुख ते सुख साझे करिए। वो पंजाबी का एक टॉक शो मैं करता होता था, तो उसमें पंजाबी के दुख सुख असी फिर करने आपस में। मेरी मरियम हुसैन जी 786 आपने अस्सलाम वालेकुम कहा है। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी शामिल हो सकें। आर यू मैरिड जी? मैं मैरिड का मैं नहीं दसना, तुसी तो मेरी वो मार्केट ख़राब कर दोगे जो मैं कहाँ हैगा तो फिर भी प्रॉब्लम। एंड इफ़ आई से नो दैन मैं दोवें काम नहीं सही। जी B786000 ने मुझे अभी फॉलो किया है जी, आपका बहुत शुक्रिया, मैं थैंक यू वेरी मच। और आगे भी शेयर कर दीजिए मेरा पेज ताकि और लोग भी शेयर करें। और ये NAR नरगिस NARGIG। अच्छा ये GI हम लोग नरगिस वैसे बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लोग यूके में देखा है लोग जो है ना ये NARGIS समटाइम नरजिस भी बोलते हैं, लेकिन आई थिंक इस नरगिस। तो पापा जी आपने लिखा है, पापा जी जी जी, पापा जी तो मुराद है कि तुसी मीरपुरी हो मन लगता।
तो पापा जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो जी, बहुत शुक्रिया। मेरा आज का प्रोग्राम जो था वो मैं आपको इमिग्रेशन की एडवाइस और विज़िट वीज़े की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपने मुझे बातों में लगा दिया जी। अच्छा, अगर आप फादर को बच्चों के बहाव पे पेरेंट्स वीज़ा ना लेके देना चाहते हों तो क्या किया जा सकता है? देखिए, इसमें इन शॉर्ट ये है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, एक तो मुझे आप कॉल कर लीजिएगा या इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। इन शॉर्ट ये है कि आप बच्चों के बाप को वीज़ा क्यों नहीं लेके देना चाहती हैं, उसकी क्या वजह है कि क्या वो आपके साथ नहीं रहते हैं, आपकी सेपरेशन हो चुकी है, या वो किसी और वजह से है, या वो उन्होंने कुछ चीट किया है। वो कई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान में शादी या इंडिया में की होती है, वो यहाँ आके डॉक्यूमेंट्स की लालच में यहाँ पे भी शादी कर लेते हैं। उसके बाद जब औरत को पता चलता है वो कहती है जी मैं तो अब इसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाऊंगी। तो इस किस्म के सर्कमस्टांसिस काफ़ी डिटेल्स में मुझे जानने की ज़रूरत है। तो उसके बाद ये है कि उसके बाद फिर मैं आपको एडवाइस कर सकूँगा कि उनको वीज़ा नहीं लेके देना। तो फिर और कैसे, या उनका पिछला वीज़ा भी है, अगर आपने उसको भी रिवोक करना है या क्या है सारे मामला, वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लूँगा तो फिर मैं आपको प्रॉपर बता सकूँगा। माई हबी वीज़ा रनिंग आउट जी, अगर आपके हबी का वीज़ा रनिंग आउट है तो कौन सा वीज़ा है उनका, तो आप कि अगर पास कोई लोकल वकील हैं तो आप उनके पास जाइए, उनका वीज़ा एक्सटेंड करवाइए। अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स ऊपर हैं, मुझे कॉल कीजिए, तो मैं उनका वीज़ा जो है वो जो रनिंग आउट है वो अप्लाई करवा दूंगा एक्सटेंशन के लिए जी, इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने ब्रिटिश सिटीज़नशिप अप्लाई किए हुए 4 मंथ्स हो गए हैं, कितना टाइम लगेगा जी? 4 महीने हो गए हैं, कोई 5-6 माह लग ही जाते हैं जी, 6 मंथ्स। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी 4 माह हुए हैं। होपफुली नवंबर जा रहा है, आपको मेरा ख्याल है कि दिसंबर की हॉलीडेज़ जो 18 दिसंबर से स्टार्ट होंगी उस वक्त तक आ जाना चाहिए जवाब। तो इंशाल्लाह होप फॉर दी बेस्ट, और अच्छा ही जवाब आएगा, और नेक्स्ट मंथ के मिड तक आ जाएगा जी। जी शाहद 1972 साहब, आपने मुझे फ़ॉलो किया, आपका बहुत शुक्रिया। और दोस्तों को भी कहिए मुझे फ़ॉलो करें, तो बहुत शुक्रिया जी आपका। ये मुझे कुछ लोग फॉलो नया नया किया है इन्होंने, मैं इनको दिल से सलाम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम लाला, my cousin come to UK on student visa and he got married to girl who has stay। अच्छा, आपने लिखा है, मैं आपको जवाब दूँ। वाल इब्राहिक्स ये तो नाम एक लोगों ने इंग्लिश कर दी है ना, कसम से। आपने लिखा है जी कि आपके कज़न यूके में आए थे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, अभी उन्होंने शादी कर ली है। अच्छा, अभी उन्होंने शादी तो कर ली है, अभी मैं आप उन्होंने वीज़ा क्या स्विच कर लिया है या करना है, तो वो मुझे बता दीजिए। अगर वीज़ा स्विच करना है तो वो उनका वो स्विच हो जाएगी। सेकंड ये है कि वो जो क्या या ऑलरेडी अगर स्विच कर चुके हैं तो फिर क्या सिचुएशन है। तो वो ऑलरेडी चूँकि लीगल थे तो ऐसा उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें इश्यूज़ हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, उनको मुबारक हो, उन्होंने शादी की है, तो अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। और रिफत जी, आपने मुझे फॉलो किया है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये सवाल है एक और, स्पाउस वीज़ा पर अगर सो टू नेशनैलिटी मिलती है, स्पाउस वीज़ा पर अगर सो, ये मुझे सवाल समझ नहीं आई जी। स्पाउस वीज़ा, पहला जो स्पाउस वीज़ा इशू होता है, मुझे आपका सवाल की समझ नहीं आई, लेकिन मैं बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो स्पाउस वीज़ा होता है वो पहला वीज़ा जो मिलता है वो 33 मंथ्स का होता है। तो उसके बाद जब आप स्पाउस वीज़े के बाद फर्स्ट एक्सटेंशन करवाते हैं तो वो 2.5 साल की मिलती है। तो उसके बाद आप नेशनल ILR की तरफ जाते हैं, तो फिर आप नेशनलिटी की तरफ जाते हैं। अगर ये उसका मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो उसमें ये हैं। तो नाइला उमर जी, आपने मुझे फ़ॉलो किया है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं और भी दोस्तों से कहिए कि वो फॉलो करें और राब्ते में रहें, बड़ा अच्छा लगता है। ये एडिक्शन है, मैं काफ़ी देर से हूँ। तो मेरी अभी ये 2 बज गए हैं, 13:52, 2 o'clock हो गए हैं। मैं 2:30 तक मैं अभी मेरा ऑफ़ है, 2 o'clock तक ऑफ था। अभी मैंने पीछे ऑफिस में इशारा किया, मैंने कहा 10 मिनट मैंने और दे दियो। अच्छा, ये इन्होंने कहा जी कि मैं बाप ओ अच्छा, ये नाम है मैं माँ बाप दी लाडली फॉलोड दी होस्ट। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूबसूरत ਤੁਹਾਡੇ पेज का नाम मैं लगे, माँ बाप दी लाडली।
ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਡਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਡਲੇ ज़्यादा ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ कई साढ़े दोस्त ऐसे ने, उनको शायद ना पता हो लाडला और लाडली में क्या फ़र्क होता है, तो वो उसमें ये इश्यूज आ जाते हैं सारे। तो ये एक और इस वक्त मेरे एक और ये भाई ने इस वक्त ये देख रहे हैं जी, उन्होंने कहा स्टूडेंट वीज़ा टू स्पाउस वीज़ा, व्हाट्स द प्रोसेस टू चेंज द स्टूडेंट वीज़ा टू स्पाउस वीज़ा। अच्छा देखिए, इसमें स्टूडेंट जो होता है वो ऑलरेडी लीगल होता है, तो जो स्टूडेंट है जिस वक्त वो स्पाउस वीज़े पे कन्वर्ट करना चाह रहा होता है तो वो ऐसा जो उसमें इश्यूज़ नहीं आते। लेकिन चूंकि अगर आप स्पाउस वीज़ा आउटर कंट्री अप्लाई कर रहे होते हैं तो देन 18,600 का रूल जो है वो उसमें आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर तो वो स्विच करके स्पाउस वीज़े पे आएंगे तो 18,600 का जो मिनिमम 18,600 का रूल है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन वो आपको अपने सारे सर्कमस्टांसेस देखने होंगे कि क्या अगर आप स्टूडेंट वीज़े से उसमें स्विच कर रहे हैं सो स्टिल योर स्टूडेंट वीज़ा इज़ वैलिड और नॉट। तो उसमें यह है कि आपकी ऊपर किसी तरह की कोई इश्यूज़ तो नहीं है, वो आप उसको देखने के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ये सोफिया शेख जी ने कहा है कि मुझे भी एक सवाल पूछना है। जी बिल्कुल, आप पूछिए। मैं मेरे पास अभी 7 to 8 10 मिनट्स मैक्सिमम और हैं, पूछ लीजिए। अगर कोई मिसिंग हो जाए तो इसी पे मेरी वेबसाइट भी आ रही है, फ़ोन नंबर और डिटेल्स भी आ रही हैं, तो मैं उस पर आपको जवाब दे दूँगा। जी ये कुछ दोस्तों ने और मुझे फॉलो किया है, जी आपका बहुत शुक्रिया। और वीडियो को शेयर भी कीजिए और भी, ताकि और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और B78600 ने सलाम लिखा है, जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और मिर्ज़ा उमर साहब, मैं गलत नाम ना ले लूँ, स्पाउस वीज़ा हाउ टू डू। जी स्पाउस वीज़ा से है, स्पाउस वीज़ा उसमें यह है कि जो आपका स्पाउस है जिनसे आपकी शादी हो रही है वो उनकी जो इनकम है वो मिनिमम 18,600 उनकी सैलरी होनी चाहिए। आपको 6 माह की जो उनकी बैंक स्टेटमेंट है वो आप उनकी सैलरी सर्टिफिकेट और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको स्पाउस वीज़ा के लिए सबमिट करनी पड़ेगी। अच्छा कुछ लोग तो ये इधर से मैं राइट साइड पे देख रहा हूँ वो कुछ इमोजीज जो हैं वो भी जा रहे हैं, फूलों के भी आ रहे हैं, कुछ लोगों के लाफ्टर वाले भी आ रहे हैं। ये लाफ्टर का मुझे नहीं पता चला, ये एंजॉय कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ दिल आ रहे हैं उसकी भी मुझे समझ आ रही है, ये फूल आए हैं वो भी समझ आ रही हैं। तो ये जो स्माइली वाले हैं वो भी ठीक है, ये लाफ्टर का आई डोंट नो। तो ये जिन्होंने भेजे हैं वो मुझे बताइए प्लीज़। अच्छा स्पाउस वीज़ा हाउ टू डू, ये मैंने आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे दिया मिर्ज़ा जी, और आपको मुबारक हो इन एडवांस। और इंशाल्लाह आप वेरी सून यू विल बी स्पाउस। तो मंगेतर के वीज़े ते आओ तो मौजा करो यूके च। अच्छा सलाम, लव फॉर अल्लाह, बड़ा खूबसूरत लिखा है जी आपने, लव फॉर अल्लाह, और इससे ज़्यादा खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती, लव फॉर अल्लाह। सलाम सर, वालेकुम सलाम। स्पाउस एक्सटेंशन वाइफ का अप्लाई करना है लेकिन मेरी जॉब कोविड की वजह से फिनिश हो गई है। अच्छा इसमें देखिए जो आप स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके इन मैं आपको शॉर्ट सी बात बता देता हूँ। उसमें बेसिक वही सारे रूल्स हैं जो आपने जिस वक्त स्पाउस वीज़ा लिया था, जो आपको वो डिटेल्स जो आपने या वो चीज़ें 18,600 प्लस आपकी टेनेंसी और जो जो चीज़ें आपने बेसिक वो लगाई थी 100% आपको स्पाउस के लिए भी वही लगानी पड़ती हैं। लेकिन चूंकि कोविड की वजह से अभी थोड़ा सा रूल्स में रिलैक्सेशन है, तो अगर आपकी जॉब चली गई है तो ड्यू टू कोविड गई है वो आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स दीजिए कि ये सिचुएशन हुई है तो कोविड की वजह से ये मेरे हालात हैं। तो उसमें आई एम प्रिटी श्योर कि वो आपको अकोमोडेट करेंगे एंड जो भी आपकी वो हो सकेगा वो आपकी हेल्प करेंगे कि क्यों जॉब गई है, आपकी पिछली जॉब कब से चल रही थी, क्या सिर्फ आपने 6 माह पहले ही जॉब शुरू की थी स्पाउस वीज़ा लेने के लिए या उससे पहले भी आप जॉब कर रहे थे। तो अगर तो आप ड्यूरिंग सिर्फ 6 माह आपने जॉब की, स्पाउस वीज़ा लिया, उसके बाद आपने फिर जॉब छोड़ दी, तब तो ये बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम से जॉब कर रहे थे, कोई इश्यूज़ नहीं है और आपको आगे फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है कि यू विल गेट ईजीली जॉब, तो देन आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, आपको वीज़ा भाभी जी का एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा जाहद साहब आपने लिखा जी कि माई कज़न माई आंटी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, कैन शी इज स्टे विजिटर हस्बैंड हैज़ पास्ट
वे कैन स्टे इन इंग्लैंड। देखिए वो चूंकि विजिट वीज़े पे हैं बाय लॉ लीगली, तो वो नहीं स्टे कर सकती, चूंकि वो विजिट वीज़े पे आई थी, दैट्स मीन के वो यहाँ पे आई हैं विजिट करें और उसके बाद वो वापस चली जाएं। लेकिन उनके पाकिस्तान में हस्बैंड फौत हो चुके हैं, उनके पास अगर कोई वजूहत नहीं है वहाँ पे जाने की, तो उनका वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए ये कोई सॉलिड रीज़न यहाँ पे नहीं है कि जी वो उनके हस्बैंड फौत हो गए हैं तो वो यहाँ पे आप वीज़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे रहें। तो ऑफिशियली अगर आपके कोई और सर्कमस्टांसिस हैं तो आप ये मुझे ईमेल करके या कॉल करके या ऑफिस में आके पूरी डिटेल के साथ मुझे बात कर सकते हैं, वो एक सेपरेट इशू होगा। लेकिन ऑन स्क्रीन तो जो जो लीगल चीज़ें वही मैं बता रहा हूँ, बल्कि मैं तो ऑफ स्क्रीन भी सही बात ही बताता हूँ। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि विजिटर जो है वो वीज़ा अपना स्विच नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे परमानेंट नहीं रह सकती हैं, उनको वापस जाना पड़ेगा। मोहसिन साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुझे फॉलो कर रहे हैं। और इंडियन टेक अवे आपका है जी, इंडियन फूड हो या पाकिस्तानी फूड हो, इससे बेटर तो कोई चीज़ नहीं है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फूड, और किसी दिन फूड ट्राई भी करवाइएगा। ये आपका सवाल है जी, खोपित जी ने लिखा है, डू यू डू MD रेफ्यूजीज वीज़ा। देखिए यहाँ पे यूके में चूँकि हम लोग रेसिज्म या इस किस्म की चीज़ों से सबसे पहले हमें बाहर किया जाता है। कोई शख्स चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी से है, किसी भी रिलीजन से है, वो हमें हमारे लिए यहाँ पे यूके में सब सभी जो हैं वो इक्वल हैं, चाहे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, जो भी है। वो सबसे बड़ा जो मज़हब है इंग्लैंड का, जो सबसे बड़ा मज़हब है वो है इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का। तो यहाँ पे इसीलिए जो दुनिया की सबसे जो बेहतरीन मुल्कों में आता है वो इंग्लैंड इसलिए आता है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं और यहाँ पे इंसानी जान की जो है वो बड़ी अहमियत है। तो इसलिए वो चाहे कोई भी नेशनैलिटी से है, कोई भी रिलीजन से है, हमारे लिए ऑल वेलकम है। तो हम सभी को ही सभी की उसी तरह इज्जत करते हैं जैसे हम अपनों की करते हैं, अपने बहन भाइयों की करते हैं। तो हमारे लिए क्लाइंट्स भी हमारे लिए हमारे फैमिलीज ही हैं। और आपने लिखा जी, आई वांट टू कॉल माई मॉम, शी इज़ अ टीचर देयर, व्हाट पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए उसमें यह है कि वो टीचर हैं, वो उनकी जो सैलरी सर्टिफिकेट आते होंगे, उनकी जो इनकम है उनके बैंक स्टेटमेंट में आती है, उनकी बैंक अकाउंट में आती होगी। उनकी बैंक स्टेटमेंट आप लगाइए, वो आपके पास आना चाहती हैं, कितना सा रहना चाहती हैं विजिट पे आप, वो यहाँ से आपकी घर की अकोमोडेशन, आपकी टेनेंसी एग्रीमेंट, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आप अटैच कीजिए। और जो आपकी मम्मी का है वो स्कूल टीचर हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए कोई इश्यूज़ होंगे। तो अल्लाह का नाम लेके आप उनका विज़िट वीज़ा अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह हो फॉर द बेस्ट। तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं, ये मेरी डिटेल ऊपर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सर डिपेंडेंट वीज़ा ILRN चाहिए, कितने में कितना टाइम लगेगा? डिपेंडेंट वीज़ा द ILR डिपेंडेंट वीज़ा, ILR का डिपेंडेंट वीज़े की आप बात कर रहे हैं। अगर आप ILR, उनके पास ILR है तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है और आप अपना डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर तो पाकिस्तान से अपने अप्लाई, मुझे आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसमें तो पाकिस्तान से तो ऐसा जितना टाइम नहीं लेते, 3 to 4 वीक्स ही है मैक्सिमम। तो अगर आपने यहाँ से एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ से 5 से 6 माह लग जाते हैं। तो मैं, जहाँ तक मुझे समझ आई आपके सवाल की यही है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं स्पाउस वीज़े पर, अगर कब नेशनलिटी मिलती है। अच्छा, स्पाउस वीज़े पे नेशनलिटी तो ये है कि स्पाउस वीज़ा, पहला जो वीज़ा है स्पाउस वीज़ा, वो 33 मंथ का 33 मंथ्स का होता है, उसकी एक्सटेंशन 2.5 साल की होती है। 33 मंथ्स गुजरने के बाद 2.5 साल का वो पीरियड, उसके बाद आप ILR के लिए अप्लाई करते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो उसके बाद आप नेशनलिटी की तरफ जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह लीजिए 6 साढ़े 6 साल लग ही जाते हैं टोटल, इन टोटल जो है। अगर नेशनलिटी के केस रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा अप्लाई करने के लिए फ़ीस अगेन देनी पड़ती है। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। अगर तो ऑब्जेक्शन लगा है तो आपने फिर उस ऑब्जेक्शन को रिमूव किया है तो फिर वो फ़ीस तो दोबारा नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, फिर आपके किसी भी बेस पे रिजेक्ट किया है, करैक्टर सर्टिफिकेट की वजह से या कुछ और था, फिर आप कुछ अर्से बाद दोबारा अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फ़ीस तो दोबारा देनी पड़ेगी जी। I want to sponsor my mother. She had a 2 years visitor visa before. How much do I need to show in my bank? देखिए आपको इसमें लाजम नहीं है कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट में कुछ शो करें। अगर एक तो वो जो यहाँ पे आना चाह रही हैं वो क्यों आना चाह रही हैं, वो ऑलरेडी उनके पास विजिट वीज़ा 2 साल के लिए अप्लाई करना चाह, उनकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह उनके डॉक्यूमेंट्स आएंगे। प्लस अगर आपकी इनकम आ रही है, आउट गोइंग भी, आपकी इनकमिंग है, आपकी आउट गोइंग है, तो ऐसा उसमें सब वजह ये देनी पड़ती है कि वो यहाँ पे आके ओवर स्टे नहीं होंगी, इलीगल स्टे नहीं करेंगी, और जो आपका उनका
जो रियल पीरियड है विज़िट का वो यहाँ पे विज़िट करेंगी और उसके बाद वापस चली जाएंगी। तो इसमें ऐसा कोई सर्टन अमाउंट का नहीं है कि जी आप 5,000 पाउंड शो करें या 10,000 शो करें। उसमें सब बेसिक आपने बताना है कि जी मेरी ये इनकम है। अगर आपकी इनकम ही 1500 है लेकिन आपके फैमिली मेम्बर आपको मिलना चाहते हैं तो ये कोई ग्राउंड नहीं है कि इसके ऊपर आपका वीज़ा वो रिफ्यूज़ करें। तो कोई इन शॉर्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट की कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर आपको अमाउंट की नहीं है, लेकिन ये आपको शो करना ये होता है कि आपकी इनकमिंग एंड आउटगोइंग क्या है। स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन वीज़ा है सर, मेरी जॉब कोविड वजह से फिनिश हो गई है तो अभी जॉब नहीं है तो क्या करना चाहिए। जी अगर आप स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जॉब अगर नहीं है, ये तमाम सर्कमस्टांसिस आप अपनी एप्लीकेशन में लिखिए, उनको बताइए, तो आई डू होप कि वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी वो हेल्प करेंगे। हाउ मच इज़ द टोटल कास्ट फॉर द वीज़ा एक्सटेंशन वीज़ा एक्सटेंशन पाकिस्तान? आपका सवाल की मुझे समझ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई विज़िट का कर रहे हैं तो उसकी तो 6 माह की 95 पाउंड फ़ीस है। तो बाकी मैं मुझे अब आप थोड़ा डिटेल में सवाल पूछ लेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। अदनान मिर्ज़ा साहब आपने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम प्लीज़ लेट मी नो हाउ आई हैव टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। आई एम ऑन असाइलम वीज़ा 5 years एंड हैव बीन कम्प्लीटेड व्हाट आई अप्लाई नो। देखिए उसमें यह है कि आपको जो असाइलम के ऊपर आपने अगर आपको वीज़ा मिला था तो क्या आपको डायरेक्ट रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है या आपको डिस्क्रिप्शन लीव टू रिमेन मिली है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपका सवाल। प्रॉपर जवाब देने के लिए थोड़ी सी मुझे इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी सर। ये कुछ लोगों के और मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आप मेरा टाइम भी अभी काफ़ी हो गया। आई मीन यूके एंड आई रियली अप्रिशिएट जो लोग अभी मुझे सब्सक्राइब किया है, मुझे फॉलो कर रहे हैं। प्लीज़ आप मुझे वेबसाइट पे मेरी जाके मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। काफ़ी सवाल हैं वो मिसिंग में आ रहे हैं तो अच्छा ये इन्होंने कहा जी कि मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं सवाल, लेकिन आपका सवाल ऊपर निकल गया है। मैं अभी मेरे पास एक और टिकटॉकर दोस्त बैठे हैं। क्या ये जो लाइव वीडियो होती है इसके बाद ये ख़त्म हो जाती है? ये ऐड करना पड़ता है ना। ये सारी वीडियो ऐड हो जाएगी या ये कुछ तीन दिन ही उसी टाइम ऐड हो जाएगी बस। ये एंड हो जाएगी तो फिनिश हो जाएगी? तो ये जो लोगों के सवालात हैं ये फिर ख़त्म हो जाएंगे? ये आपको मैसेज कर सकते हैं, वो उस मैसेज में बात कर सकते हैं आपसे। अच्छा प्लीज़ आप ऐसे कीजिए, ये जो मुझे मैसेज आप कर दीजिए सवालात में, मैं इंशाल्लाह प्रॉमिस कि मैं आपको आपके तमाम सवालों का डिटेल में जवाब दूंगा, क्योंकि अभी मैसेजेस ऊपर काफ़ी आ रहे हैं तो मुझे मुश्किल हो रही है सभी लोगों के सवालों के इस वक्त जवाब देना। तो लेकिन वो मुझे दोस्त बता रहे हैं कि इस कोर्ट मैरिज स्टैंड फॉर वीज़ा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि कोर्ट मैरिज स्टैंड फॉर वीज़ा से क्या मुराद है। आप उसमें मुझे प्लीज़ इनबॉक्स कीजिए, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने अभी मुझे फॉलो किया है मैं उनको भी रियली दिल से सलाम करता हूँ। इनबॉक्स कीजिए मुझे या कॉल कर लीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर बात होगी और मैं ऐसे ही कोशिश किया करूँगा कि आधे घंटे के लिए ऐसे लाइव हो जाया करूँ। तो ये जिन जिन के दोस्तों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिए। कोरोना बहुत फैल रहा है, अपनी हिफाजत कीजिए। आपके जो फैमिली में बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, बीमार हैं, उनकी हिफाजत आपसे कनेक्टेड है। बार बार हाथ धोइए, हैंड वॉश कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और प्लीज़ डबल वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि फैमिली में किसी को कोरोना नहीं होगा। बहुत लोगों को कोरोना हो रहा है और इस वक्त बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने बहन भाइयों का, अपने रिश्तेदारों को ख्याल कीजिए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।